हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैंट्रा इल्यूमिनेटेड बाय क्रिस्टोफर वॉलिस। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जिसमें वह आध्यात्मिकता को रहस्य, डर और अंधविश्वास में फंसाकर अपनी असली चेतना की शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाता। सच बताऊं यार, तंत्र शब्द सुनते ही दिमाग में जो तस्वीर बनती है ना, वो ज्यादातर डरावनी होती है। कोई अंधेरा कमरा, रहस्यमयी मंत्र, खोपड़ियां, अजीब साधना, और हम तुरंत फैसला कर लेते हैं कि ये चीज हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए नहीं है। लेकिन यही पहली गलतफहमी है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि यह किताब शुरुआत से ही एक करारा तमाचा मारती है। तंत्र कोई काला जादू नहीं, कोई डरावना पंथ नहीं, बल्कि चेतना को समझने की एक बेहद वैज्ञानिक, अनुभवात्मक और गहराई से मानवीय प्रणाली है। लेखक कहता है, टैंट्रा इज नॉट अबाउट एस्केपिंग द वर्ल्ड बट एम्ब्रेसिंग इट फुली। मतलब तंत्र दुनिया से भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि इस दुनिया को पूरी जागरूकता से अपनाने का तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, हर आध्यात्मिक परंपरा यही तो कहती है। नहीं, फर्क है, बहुत गहरा फर्क है। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते आपको कहते हैं कि इच्छाएं छोड़ो, दुनिया छोड़ो, रिश्तों से दूर हो जाओ, भौतिक चीजें मोह हैं। लेकिन तंत्र कहता है नहीं, यही सब तुम्हारा रास्ता है। तुम्हारी इच्छाएं दुश्मन नहीं है, तुम्हारी अनजानी बेहोशी दुश्मन है। तुम भागकर पवित्र नहीं बनते, तुम जागकर पवित्र बनते हो। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि हम में से ज्यादातर लोग आध्यात्मिकता का इस्तेमाल भागने के लिए करते हैं, समझने के लिए नहीं। तुम्हारा मन टूटा हुआ है, तुम कहते हो मुझे मेडिटेशन करना है। तुम रिश्तों में असफल हो, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तुम्हें दुनिया कठिन लगती है, यह सब माया है। ईमानदारी से बताइए, क्या यह जागरूकता है या पलायन? लेखक बार बार इस भ्रम को तोड़ता है कि दुनिया समस्या है। वो कहता है समस्या तुम्हारी परसेप्शन है, तुम्हारा सीमित अनुभव है, तुम्हारी वह पहचान है जिसे तुम में समझ बैठे हो। तंत्र का मूल विचार बड़ा सीधा है, लेकिन दिमाग हिला देता है। वह कहता है कि पूरा ब्रह्मांड चेतना का विस्तार है। जो कुछ भी है, शरीर, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, प्रकृति, ध्वनि, स्पर्श, सब उसी एक सार्वभौमिक चेतना की अभिव्यक्ति हैं। अब जरा रुकिए, अगर सब कुछ चेतना है तो फिर पवित्र और अपवित्र का फर्क कहां से आया? यहीं आपकी सोच हिलने वाली है। हमने चीजों को बांट दिया, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह आध्यात्मिक है, यह सांसारिक है, यह पवित्र है, यह गंदा है। लेकिन तंत्र कहता है यह विभाजन ही अज्ञान है। जब सब उसी एक चेतना से बना है तो कुछ भी अपवित्र कैसे हो सकता है? एवरीथिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन। मतलब जो कुछ भी अस्तित्व में है वह उसी दिव्यता की अभिव्यक्ति है। अब आप असहज होंगे, अगर सब दिव्य है तो क्या क्रोध भी, वासना भी, डर भी? हाँ, लेकिन समझो कैसे। तंत्र यह नहीं कहता कि हर भावना में डूब जाओ, वह कहता है हर भावना को जागरूक होकर देखो। क्योंकि भावना समस्या नहीं है, तुम्हारी बेहोशी समस्या है। मान लो तुम्हें गुस्सा आया। सामान्य इंसान क्या करता है? या तो गुस्से में बह जाता है या उसे दबा देता है। दोनों ही हालात में तुम भावना के गुलाम हो। लेकिन तंत्र कहता है उस गुस्से को देखो, उसे महसूस करो, उसकी ऊर्जा को समझो। वही ऊर्जा अगर जागरूकता में बदल जाए तो वही शक्ति बन जाती है। यार, यही वो मोड़ है जहां लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। यहां तुम्हें खुद से भागने की अनुमति नहीं है। अब जरा खुद पर लागू करके देखो। जब तुम उदास होते हो, तुम फोन उठाते हो। जब अकेले होते हो, तुम सोशल मीडिया खोल लेते हो। जब असफल होते हो, तुम किसी को दोष देते हो। तुम कभी रुककर उस भावना को महसूस नहीं करते। तुम खुद से मिलने से डरते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। तंत्र कहता है मुक्ति भागने से नहीं, पूरी तरह अनुभव करने से आती है। जो भावना तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है, वही तुम्हें सबसे गहरी आजादी दे सकती है, अगर तुम उससे भागो नहीं। लेखक समझाता है कि हमारी चेतना पर परतें चढ़ी हुई हैं पहचान की, सामाजिक कंडीशनिंग की, डर की, शर्म की। हम खुद को शरीर समझते हैं, विचार समझते हैं, भूमिका समझते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं असफल हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, ये सब लेबल हैं। लेकिन तंत्र पूछता है अगर ये सब छीन लिया जाए तो तुम कौन हो? यही सवाल खतरनाक है, क्योंकि इसका जवाब किताब में नहीं मिलेगा। यह तुम्हें खुद में उतरकर ढूंढना पड़ेगा। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह करना ही नहीं चाहते। वे ज्ञान चाहते हैं, अनुभव नहीं। वे शब्द चाहते हैं, सच्चाई नहीं। तंत्र बार बार अनुभव पर जोर देता है। वह कहता है कि सच्चाई किसी किताब में कैद नहीं हो सकती, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। जैसे मिठास समझाने से नहीं समझती, चखने से समझती है। तुमने कितनी आध्यात्मिक किताबें पढ़ी, लेकिन क्या तुम बदले? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। ज्ञान इकट्ठा करना आसान है, खुद को बदलना दर्दनाक है, और तंत्र दर्द से भागने नहीं देता। लेखक एक और भ्रम तोड़ता है
कि आध्यात्मिकता का मतलब है शांत और सौम्य बन जाना। तंत्र कहता है कि आध्यात्मिक जागरण बहुत उथल पुथल भरा हो सकता है। तुम्हारी झूठी पहचान टूटेगी, तुम्हारे भ्रम बिखरेंगे, तुम्हारे रिश्ते बदलेंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं हिल जाएंगी। यही कारण है कि लोग आधे रास्ते से लौट जाते हैं। उन्हें शांति चाहिए, सच्चाई नहीं। लेकिन सच्चाई पहले हिलाती है, फिर मुक्त करती है। लेखक बताता है कि तंत्र शरीर को भी पवित्र मानता है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। कई परंपराएं शरीर को बंधन मानती हैं, लेकिन तंत्र कहता है शरीर ही वह मंदिर है जहां चेतना खुद को अनुभव करती है। तुम्हारी सांस, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी संवेदनाएं, यह सब आध्यात्मिक द्वार हैं। लेकिन तुमने शरीर से रिश्ता कैसा बना लिया है? या तो तुम उसे सजाने में लगे हो, या उससे शर्माते हो, या उसे नजरअंदाज करते हो। तुम उसे महसूस ही नहीं करते। ईमानदारी से बताइए, आखिरी बार आपने अपनी सांस को सचेत होकर कब महसूस किया था? यही आपकी समस्या है। आप जीवन को जी नहीं रहे, बस काट रहे हैं। तंत्र कहता है हर अनुभव एक द्वार है। खाना, चलना, छूना, देखना अगर जागरूकता से किया जाए तो वही साधना बन जाता है। मतलब मुक्ति किसी पहाड़ की गुफा में नहीं छिपी, वह तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी है। लेकिन अगर तुम जागे नहीं तो यही रोजमर्रा की जिंदगी तुम्हारा सबसे बड़ा पिंजरा बन जाएगी। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। यार, अब जरा वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां बात सबसे ज्यादा चुभी थी। तुम भाग रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम भाग रहे हो। बाहर से देखो तो सब ठीक लगता है। नौकरी चल रही है, रिश्ते किसी तरह टिके हुए हैं, सोशल मीडिया पर मुस्कानें भी लगी हैं। लेकिन अंदर अंदर एक अजीब बेचैनी है, जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे तुम पूरी तरह जिंदा ही नहीं हो। तंत्र इसी अधूरेपन को सीधा पकड़ता है और कहता है समस्या दुनिया में नहीं, तुम्हारी चेतना की सीमित पहचान में है। लेखक एक बेहद गहरी बात समझाता है। हम खुद को बहुत छोटा मानकर जीते हैं। हमें लगता है हम बस यह शरीर हैं, यह दिमाग है, यह कहानी है जो हमारे साथ बचपन से अब तक हुई। लेकिन तंत्र कहता है यह तुम्हारा पूरा अस्तित्व नहीं, यह तुम्हारा संकुचित संस्करण है। असली तुम बहुत विशाल हो, लेकिन तुमने खुद को एक छोटे से मानसिक डिब्बे में बंद कर लिया है। लिमिटेड इंडिविडुअलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मतलब तुम्हारी जो व्यक्तिगत पहचान है वह असल में सार्वभौमिक चेतना का ही सिकुड़ा हुआ रूप है। अब आप सोच रहे होंगे यह दार्शनिक बात है, मेरी जिंदगी से इसका क्या लेना देना? रुकिए, यही खेल पलटता है। अगर तुम खुद को सिर्फ शरीर मानते हो तो हर चोट तुम्हें तोड़ देगी। अगर तुम खुद को सिर्फ दिमाग मानते हो तो हर नकारात्मक विचार तुम्हें डुबो देगा। अगर तुम खुद को सिर्फ सामाजिक पहचान मानते हो तो हर असफलता तुम्हें बेकार महसूस कराएगी। यही तो हो रहा है ना? किसी ने कुछ कह दिया, तुम टूट गए। किसी ने इग्नोर कर दिया, तुम्हें लगा तुम्हारी कोई कीमत नहीं। एक छोटी सी असफलता और तुमने खुद को लूजर घोषित कर दिया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। तंत्र कहता है तुमने खुद को गलत जगह से पहचानना शुरू कर दिया है। तुम लहर को ही समुद्र समझ बैठे हो। लहर उठती है, गिरती है, टूटती है, लेकिन समुद्र वह तो हमेशा है। तुम लहर हो या समुद्र, यह सवाल छोटा नहीं है। अगर जवाब गलत हुआ तो पूरी जिंदगी गलत दिशा में चली जाएगी। लेखक बताता है कि चेतना अपने स्वभाव से स्वतंत्र है, खुली है, अनंत है। लेकिन जब वही चेतना खुद को सीमित अनुभवों से जोड़ लेती है तो अहन बनता है। अहन मतलब वह नकली केंद्र जिससे तुम दुनिया को देखते हो। और यह अहन बड़ा चालाक है। यह तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें कुछ बनना है, कि तुम्हें खुद को साबित करना है, कि तुम्हें दूसरों से बेहतर होना है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे पूरी जिंदगी कुछ बनने में लगा देते हैं, जबकि तंत्र कहता है तुम पहले से पूर्ण हो, बस तुम्हें पहचान नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम पहले से पूर्ण हो तो तुम्हारी इतनी भागदौड़ किस लिए है? पैसा कमाना गलत नहीं, सपने देखना गलत नहीं, रिश्ते बनाना गलत नहीं। गलत है अपनी पहचान को इन चीजों पर टिकाना, क्योंकि जैसे ही ये चीजें हिलेंगी तुम अंदर से ढह जाओगे। ईमानदारी से बताइए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो क्या सिर्फ आमदनी जाएगी या आपकी पहचान भी? अगर आपका रिश्ता टूट जाए तो क्या सिर्फ इंसान जाएगा या आपका आत्मसम्मान भी? अगर असफलता मिले तो क्या सिर्फ परिणाम खराब होगा या आप खुद को बेकार मान लेंगे? यही मानसिक गुलामी है। तंत्र कहता है तुम्हारी चेतना इन सब अनुभवों की साक्षी है, लेकिन तुम साक्षी को भूलकर अनुभवों में फंस गए हो। तुम फिल्म में इतना खो गए कि याद ही नहीं रहा कि तुम दर्शक भी हो। रिकॉग्निशन इज लिबरेशन, मतलब पहचान लेना ही मुक्ति है। पहचान क्या? कि तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव करने वाली चेतना हो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के देखने वाले हो। तुम भावना नहीं हो, तुम भावनाओं के साक्षी हो। अब आप सोच रहे होंगे यह तो मैंने पहले भी सुना है। हाँ, सुना है, लेकिन जिया है। ज्ञान और अनुभव के बीच वही फर्क है
जो नक्शे और असली जगह में होता है। नक्शा देखकर तुम्हें रास्ता पता चल सकता है, लेकिन वहां पहुंचने का अनुभव नहीं मिल सकता। तंत्र अनुभव पर जोर देता है और यहीं से असली साधना शुरू होती है। लेखक बताता है कि जब तुम अपनी चेतना को सीमित मानते हो तो डर पैदा होता है। डर खोने का, डर मरने का, डर असफल होने का, डर रिजेक्शन का। लेकिन अगर तुम सच में समझ लो कि तुम्हारा असली स्वरूप असीम चेतना है, तो खोने जैसा क्या बचता है। समुद्र एक लहर खोकर परेशान नहीं होता, लेकिन तुम एक छोटी सी हार से बिखर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को लहर मान लिया है। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखो। तुम दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हो। तुम तुलना करते करते थक जाते हो। तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम पीछे हो। यह तुलना अहन का खेल है। अहन हमेशा कमी महसूस करता है। उसे हमेशा कुछ चाहिए। वह कभी संतुष्ट नहीं होता और तुमने उसी को अपना मालिक बना दिया है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। तुम कहते हो बस यह मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ? एक लक्ष्य पूरा, फिर दूसरा, एक इच्छा पूरी, फिर नई इच्छा। यह दौड़ खत्म ही नहीं होती। तंत्र कहता है समस्या इच्छाएं नहीं है, समस्या है उनसे जुड़ी अचेतन पहचान। तुम इच्छा को अनुभव नहीं करते, तुम इच्छा बन जाते हो। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो तुम्हें लगता है मैं असफल हूं। यह मैं ही असली भ्रम है। लेखक समझाता है कि असली साधना अहन को मारना नहीं है, बल्कि उसे पारदर्शी बनाना है। अहन को दुश्मन मानकर लड़ना भी एक अहंकारी खेल है। तंत्र संघर्ष नहीं सिखाता, जागरूकता सिखाता है। जैसे अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस रोशनी लानी पड़ती है, वैसे ही चेतना की रोशनी आते ही अहन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं है, क्योंकि अहन मरने से पहले बहुत शोर मचाता है। वह तुम्हें डराएगा, तुम्हें असुरक्षित महसूस कराएगा, तुम्हें पुराने पैटर्न्स में वापस खींचेगा। यही वह जगह है जहां साधक अटक जाता है। थोड़ा जागरूक हुआ नहीं कि पुरानी आदतें उसे फिर खींच लेती हैं। थोड़ी शांति मिली नहीं कि मन फिर उलझन ढूंढ लेता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कोशिश की है खुद को बदलने की। 2 दिन मेडिटेशन, 3 दिन पॉजिटिव सोच, फिर वही गुस्सा, वही चिंता, वही आदतें, और फिर आप कहते हैं यह सब मेरे बस का नहीं। तंत्र कहता है बदलाव एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। चेतना धीरे धीरे अपने संकुचन खोलती है, जैसे मुट्ठी धीरे धीरे खुलती है। लेकिन अगर तुम अधीर हो तो तुम बीच रास्ते से लौट जाओगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें तुरंत शांति चाहिए, गहरी सच्चाई नहीं। लेखक बार बार धैर्य पर जोर देता है। वह कहता है कि चेतना की पहचान एक शिफ्ट है, अचानक भी हो सकती है, लेकिन अक्सर यह धीरे धीरे परतें हटने जैसा होता है। पहले समझ आता है, फिर थोड़ी प्रैक्टिस होती है, फिर पुरानी आदतें रोकती हैं, फिर गिरते हो, फिर दोबारा उठते हो। छोटी छोटी जागरूकताएं धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन बनाती हैं। लेकिन अगर तुम हर गिरावट को असफलता समझोगे तो तुम खुद ही अपने रास्ते के दुश्मन बन जाओगे। तंत्र सिखाता है गिरना भी साधना का हिस्सा है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहाना नहीं बचता। तुम अपनी कमजोरी को मानव स्वभाव कहकर बच नहीं सकते। तुम अपनी बेहोशी को नॉर्मल कहकर सही नहीं ठहरा सकते। अगर तुम जाग सकते हो और फिर भी नहीं जागते तो यह अज्ञान नहीं, चुनाव है। और चुनाव की कीमत चुकानी पड़ती है, धीरे धीरे, चुपचाप, अंदर ही अंदर। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी जिंदगी कब समझौते में बदल गई। और यहीं से चेतना का असली संघर्ष शुरू होता है। अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। तुमने यह समझ तो लिया कि तुम्हारी पहचान सीमित है, कि तुम सिर्फ शरीर या दिमाग नहीं हो, लेकिन समझ लेना और उस समझ में जीना, ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। उन्हें विचार पसंद आते हैं, अनुभव नहीं। उन्हें ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन बदलाव से डर लगता है। तंत्र यहीं सबसे बड़ा झटका देता है। वह कहता है अगर तुम्हारी समझ तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं बदल रही तो वह समझ अधूरी है, उधार की है, सतही है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा। कितनी किताबें पढ़ी, कितने मोटिवेशनल वीडियो देखे, कितनी बार खुद से कहा अब मैं बदल जाऊंगा, और फिर वही गुस्सा, वही जलन, वही तुलना, वही डर। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। लेखक समझाता है कि हमारी चेतना की सबसे बड़ी समस्या विभाजन है। हम हर चीज को बांट कर देखते हैं, मैं और तुम, अच्छा और बुरा, आध्यात्मिक और सांसारिक, शरीर और आत्मा। यह विभाजन हमारी समझ को टुकड़ों में तोड़ देता है। तंत्र कहता है वास्तविकता टूटी हुई नहीं है, लेकिन तुम्हारी देखने की आदत टूटी हुई है। नॉन डुअलिटी इज नॉट अ बिलीफ, इट इज द नेचर ऑफ रियलिटी। मतलब अड्वैट कोई मान्यता नहीं, बल्कि वास्तविकता का स्वभाव है। अब आप सोच रहे होंगे अड्वैट मतलब सब एक है। यह तो सुना है, लेकिन इसे सिर्फ सुनना और इसे जीना जमीन आसमान का फर्क है। जब कोई तुम्हारी बुराई करता है
क्या तुम्हें सच में एकत्व याद रहता है जब तुम्हें अपमान महसूस होता है? क्या तुम सच में शांत रहते हो जब कोई तुमसे आगे निकलता है? क्या तुम्हारे भीतर तुलना नहीं उठती? यही सच्चाई सामने आती है। तुम अद्वैत को समझते नहीं, तुम उसे कोट करते हो। तंत्र कहता है जब तक दूसरा तुम्हें खतरा लगता है तब तक तुम अद्वैत में नहीं जी रहे। जब तक तुम्हें किसी से ईर्ष्या होती है तब तक तुम विभाजन में हो। जब तक तुम खुद को दूसरों से अलग, असुरक्षित और अधूरा मानते हो तब तक तुम्हारी आध्यात्मिकता सिर्फ शब्द है। ये बात चुभेगी, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग आध्यात्मिक दिखना चाहते हैं, आध्यात्मिक बनना नहीं। लेखक समझाता है कि अद्वैत का मतलब यह नहीं कि सब एक जैसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर भिन्नता उसी एक चेतना की अलग अभिव्यक्ति है। जैसे एक ही सूरज अलग अलग खिड़कियों से अलग दिखता है। समस्या भिन्नता में नहीं है, समस्या अलगाव की भावना में है। तुम सोचते हो मैं अकेला हूं, तुम महसूस करते हो कोई मुझे समझता नहीं, तुम्हें लगता है मुझे खुद को साबित करना है। यही मानसिक अलगाव तुम्हें लगातार तनाव में रखता है। ईमानदारी से बताइए, आप कितनी बार बिना वजह बेचैन हो जाते हैं? कोई खतरा नहीं, सब ठीक है, फिर भी मन शांत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चेतना हमेशा खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है दुनिया अलग है, खतरनाक है, प्रतिस्पर्धी है। तंत्र कहता है यह भ्रम है, अलगाव का भ्रम। लेखक एक खूबसूरत उदाहरण देता है। जैसे सपने में तुम अलग अलग किरदार देखते हो, कोई दुश्मन, कोई दोस्त, कोई अजनबी, लेकिन जागने पर समझ आता है कि वे सब तुम्हारे ही मन की अभिव्यक्तियां थे। वैसे ही चेतना के स्तर पर पूरा ब्रह्मांड एक ही स्रोत से प्रकट हो रहा है, लेकिन सिर्फ यह विचार मान लेने से अनुभव नहीं बदलता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है ठीक है, सब एक है, समझ गए। लेकिन असली सवाल है, क्या तुम्हारा व्यवहार बदला? तंत्र कहता है अद्वैत का अनुभव होने लगता है तो भय कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा दूसरे से होता है। जब दूसरा अलग नहीं लगता तो भय की जड़ हिलने लगती है। लेकिन तुम अभी भी डरते हो, भविष्य से, रिजेक्शन से, असफलता से, अकेलेपन से। मतलब अद्वैत अभी समझ में है, अनुभव में नहीं। और यह कोई छोटी कमी नहीं है, यह वही फर्क है जो नकली और असली हीरे में होता है। लेखक चेतना की एक और परत खोलता है, स्पंदन की परत। तंत्र के अनुसार पूरी सृष्टि स्थिर नहीं है, बल्कि एक जीवंत धड़कन है, एक स्पंदन है। चेतना स्थिर नहीं, बल्कि रचनात्मक ऊर्जा है जो लगातार खुद को अभिव्यक्त कर रही है। कॉन्शियसनेस इज नॉट पासिव अवेयरनेस बट डायनामिक क्रिएटिव पावर। मतलब चेतना सिर्फ देखने वाली शक्ति नहीं, बल्कि सृजन करने वाली जीवंत ऊर्जा है। अब यह बात आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इसे समझ लें, क्योंकि इसका मतलब है आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप सृजनकर्ता भी हैं। आपकी सोच, आपकी धारणाएं, आपकी भावनाएं, यह सब आपके अनुभव की वास्तविकता को आकार देती हैं। लेकिन यहां एक खतरा है। अगर आप बेहोशी में जी रहे हैं तो आप अनजाने में ही अपने डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को बार बार सृजित कर रहे हैं। यानी आपका मन आपका दुश्मन नहीं, लेकिन आपकी अचेतनता आपको बार बार दुख के चक्र में फंसा रही है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन क्या आपने अपनी सोच के पैटर्न देखे? आप कहते हैं लोग मुझे समझते नहीं, लेकिन क्या आपने खुद को समझा? आप कहते हैं मेरी जिंदगी में शांति नहीं, लेकिन क्या आपने कभी सच में रुककर खुद को महसूस किया? तंत्र कहता है जब तक तुम अपने भीतर के स्पंदन को नहीं पहचानते तब तक तुम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते रहोगे, और यही सबसे बड़ी बेहोशी है। लेखक बताता है कि साधना का मतलब है अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना, उसे दबाना नहीं। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी रचनात्मकता, यह सब चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। उन्हें दुश्मन मानना खुद से लड़ना है, लेकिन उन्हें समझे बिना उनमें बह जाना भी मूर्खता है। तंत्र संतुलन सिखाता है, जागरूक अनुभव। मान लो तुम्हें किसी से ईर्ष्या हो रही है। सामान्य इंसान या तो उस भावना को दबा देगा या उसमें जलता रहेगा, लेकिन तंत्र कहता है उस ईर्ष्या को ध्यान से देखो, उसमें छिपी ऊर्जा को पहचानो। वह ऊर्जा बताती है कि तुम भी कुछ पाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। अगर जागरूकता जुट जाए तो ईर्ष्या प्रेरणा में बदल सकती है, लेकिन अगर बेहोशी रही तो ईर्ष्या जहर बन जाती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी भावनाओं को समझते नहीं, उनसे लड़ते रहते हैं, और जितना लड़ते हैं उतना उलझते जाते हैं। तंत्र कहता है जो है उसे देखने की क्षमता ही मुक्ति का द्वार है, लेकिन देखने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जब तुम भीतर देखोगे तो तुम्हें अपने डर, अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियां, अपनी नकली छवि सब दिखेगा। यह आध्यात्मिक यात्रा का सबसे असहज चरण है। यहीं लोग वापस मुड़ जाते हैं। उन्हें रोशनी चाहिए, पर अंधेरे से गुजरना नहीं। लेकिन सच यह है, अंधेरा दुश्मन नहीं, अनदेखा हिस्सा है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आपने भी अपने अंदर की कुछ सच्चाइयों को दबाया है,
कुछ डर जिन्हें आप स्वीकार नहीं करना चाहते, कुछ इच्छाएं जिन्हें आप गलत कहकर छिपाते हैं, कुछ दर्द जिन्हें आप मजबूती का मुखौटा पहनाकर ढकते हैं, लेकिन दबाने से वे खत्म नहीं होते। वे भीतर सड़ते रहते हैं और धीरे धीरे आपकी शांति खा जाते हैं। तंत्र कहता है मुक्ति परफेक्ट बनने से नहीं, पूरा बनने से मिलती है। पूरा मतलब अपने हर हिस्से को स्वीकार करना, समझना, जागरूक करना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को सच में देखना शुरू करते हो, तुम्हारी बनाई हुई नकली पहचान दरकने लगती है। और अहन को यह मंजूर नहीं। वह तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, तुम्हें व्यस्त रखेगा, तुम्हें बाहर की दुनिया में उलझाए रखेगा, ताकि तुम भीतर झांकने का साहस ही न कर सको। और अगर तुमने यह खेल नहीं समझा, तो तुम पूरी जिंदगी बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते रहोगे, लेकिन भीतर खालीपन जस का तस रहेगा। और यहीं से साधना का सबसे कठिन चरण शुरू होता है। यार, अब बात उस मोड़ पर आ गई है जहां तंत्र सिर्फ दर्शन नहीं रहता, बल्कि सीधा तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में दखल देना शुरू कर देता है। अब तक तुमने समझ लिया कि तुम सीमित पहचान में फंसे हो, कि चेतना एक है, कि विभाजन एक भ्रम है। लेकिन अब सवाल है, इस समझ का करोगे क्या? क्योंकि अगर यह सिर्फ दिमाग में रह गया, तो यह भी एक और आध्यात्मिक जानकारी बनकर रह जाएगी, जो तुम्हें थोड़ा खास महसूस कराएगी, पर बदलेगा कुछ नहीं। और सच बताऊं, यही सबसे खतरनाक जाल है। तुम्हें लगे कि तुम जाग रहे हो, जबकि तुम सिर्फ शब्दों के नशे में हो। लेखक यहां तंत्र की सबसे गलत समझी जाने वाली बात साफ करता है। तंत्र जीवन से भागने का नहीं, जीवन में पूरी तरह उतरने का मार्ग है। लेकिन उतरने का मतलब बह जाना नहीं है। यह फर्क बहुत महीन है, और यहीं ज्यादातर लोग गड़बड़ कर देते हैं। टैंट्रा इज द पैथ ऑफ रेडिकल इंक्लूजन। मतलब तंत्र हर अनुभव को साधना में शामिल करता है, उसे बाहर नहीं धकेलता। अब आप सोच रहे होंगे, हर अनुभव? सच में हाँ, हर अनुभव, खुशी भी, दर्द भी, आनंद भी, टूटन भी, इच्छा भी, हताशा भी। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह नहीं कि हर भावना में बह जाओ। इसका मतलब है हर अनुभव के दौरान जागरूक रहो। फर्क समझ रहे हो? सामान्य इंसान अनुभव में खो जाता है, तांत्रिक साधक अनुभव के बीच में भी सजग रहता है। तुम फिल्म देखते हुए रोते हो, तुम खो गए। तुम गुस्से में चिल्लाते हो, तुम खो गए। तुम इच्छा में डूब जाते हो, तुम खो गए। तंत्र कहता है खोना बंद करो, देखना शुरू करो। यह सुनना आसान है, करना नहीं, क्योंकि हमारी पूरी मानसिक संरचना रिएक्शन पर बनी है। कोई कुछ कहे, तुरंत प्रतिक्रिया। कोई घटना हो, तुरंत भावनात्मक झटका। कोई इच्छा उठे, तुरंत पीछा। तुम जी नहीं रहे, तुम रिएक्ट कर रहे हो। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। सुबह उठते ही फोन, न्यूज देखी, मूड खराब, किसी की पोस्ट देखी, तुलना शुरू। ऑफिस में बॉस ने कुछ कहा, दिन भर दिमाग जलता रहा। पूरे दिन में कितनी चीजें तुमने सचेत होकर की? ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने विचारों को चुनते हैं या विचार आपको घसीटते हैं? तंत्र कहता है अचेतन प्रतिक्रिया ही बंधन है, जागरूक प्रतिक्रिया ही स्वतंत्रता है। लेखक समझाता है कि हमारी चेतना में संस्कार जमा होते रहते हैं, पिछले अनुभवों के निशान, जो भविष्य की प्रतिक्रियाएं तय करते हैं। कोई तुम्हें बचपन में अपमानित करे, तो बड़ा होकर भी छोटी सी आलोचना तुम्हें अंदर तक चोट पहुंचा देती है। तुम्हें लगता है उसने मुझे चोट दी, लेकिन असल में तुम्हारे पुराने घाव सक्रिय हो गए। तंत्र कहता है जब तक तुम इन संस्कारों को देखोगे नहीं, तुम अपने अतीत के गुलाम बने रहोगे। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगेगा कि तुम स्वतंत्र निर्णय ले रहे हो, जबकि सच में तुम्हारी पूरी जिंदगी ऑटोमेटिक पैटर्न्स पर चल रही है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि तुम उतने स्वतंत्र नहीं हो जितना तुम सोचते हो। लेखक एक गहरी बात कहता है, फ्रीडम इज नॉट डूइंग व्हाट यू वांट, फ्रीडम इज नोइंग व्हाई यू वांट इट। मतलब आजादी मनमानी करने में नहीं, अपनी इच्छा की जड़ समझने में है। तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? तुम्हें मान्यता की इतनी भूख क्यों है? तुम्हें अकेले रहने से डर क्यों लगता है? तुम्हें हर समय व्यस्त रहने की मजबूरी क्यों है? जब तक तुम क्यों नहीं देखोगे, तुम खुद को नहीं समझोगे, और खुद को समझे बिना मुक्ति नामुमकिन। तंत्र यहां एक बड़ा मोड़ देता है। वह कहता है कि जीवन को बदलने के लिए बाहरी परिस्थितियां बदलना जरूरी नहीं, चेतना का संबंध बदलना जरूरी है। वही घटना, वही दुनिया, वही लोग, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाए तो अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। मान लो ट्रैफिक में फंसे हो, अचेतन व्यक्ति चिड़चिड़ा, गुस्से में बेचैन, जागरूक व्यक्ति वही स्थिति, लेकिन भीतर स्थिरता, निरीक्षण, स्वीकार। बाहर कुछ नहीं बदला, भीतर सब बदल गया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में यह संभव है? हाँ, लेकिन अभ्यास से, और यही साधना है। तंत्र कहता है हर क्षण अभ्यास का मौका है। तुम्हें अलग से पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारे रिश्ते, यही तुम्हारा आश्रम है।
लेकिन अगर तुमने जीवन को सिर्फ झेलने की चीज समझा है तो तुम इसे साधना का मैदान कभी नहीं बना पाओगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तुम जिंदगी को काट रहे हो। जी नहीं रहे। सोमवार से शुक्रवार इंतजार, फिर वीकेंड का इंतजार, फिर छुट्टी का इंतजार, फिर एक दिन सब ठीक होगा का इंतजार, और इसी इंतजार में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तंत्र कहता है मुक्ति भविष्य की घटना नहीं, वर्तमान की जागरूकता है। लेकिन वर्तमान में रहना आसान नहीं, क्योंकि वर्तमान में तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, और तुम खुद से बचने के लिए ही तो व्यस्त रहते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अकेले बैठो तो बेचैनी होती है, शांति मिलते ही मन कुछ ढूंढने लगता है। फोन नहीं हो तो खालीपन सताता है, तुम्हें शांति से डर लगता है। क्यों? क्योंकि शांति में तुम्हारी असली स्थिति सामने आने लगती है। तंत्र कहता है उस बेचैनी से भागो मत, वही तुम्हारा प्रवेश द्वार है, वही दिखाएगी कि भीतर कितनी उलझन है। लेखक बताता है कि साधना का मतलब है अवेयरनेस को इतना स्थिर बनाना कि अनुभव तुम्हें बहाकर न ले जाए। जैसे समुद्र की गहराई में स्थिरता होती है, भले ही ऊपर लहरें उठती रहें, तुम अभी सतह पर जी रहे हो। हर लहर तुम्हें उछाल देती है, कोई तारीफ तुम आसमान पर, कोई आलोचना तुम जमीन पर। यह स्थिरता नहीं, भावनात्मक गुलामी है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आप कहते हो मैं भावुक हूं, यह मेरी नेचर है। नहीं, यह अनदेखे पैटर्न्स हैं। तंत्र कहता है भावनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन उनमें डूब जाना अनजानेपन की निशानी है। जागरूकता भावनाओं को खत्म नहीं करती, उन्हें संतुलित करती है। लेखक शरीर और सांस को जागरूकता का मुख्य द्वार बताता है। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम सांस पर ध्यान लाते हो तो मन की दौड़ थोड़ी धीमी पड़ती है। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हें साधारण चीजों पर ध्यान देना उबाऊ लगता है। तुम्हें रहस्य चाहिए, तुम्हें चमत्कार चाहिए, तुम्हें तुरंत अनुभव चाहिए, और इसी चक्कर में तुम मूल बात मिस कर देते हो। तंत्र कोई जादू नहीं, एक अनुशासन है, धीमा, गहरा, स्थिर। लेकिन तुम्हारा मन तेज, उत्तेजित और अधीर है। यही टकराव साधना को कठिन बनाता है। लेखक साफ कहता है अगर तुम परिणाम के पीछे भागोगे तो तुम अनुभव खो दोगे। अगर तुम अनुभव में टिकोगे तो परिणाम खुद बदलने लगेंगे। लेकिन तुम्हें इंतजार करना नहीं आता, तुम्हें प्रक्रिया पर भरोसा नहीं। तुम 2 दिन अभ्यास करते हो, तीसरे दिन कहते हो कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। तंत्र धैर्य मांगता है, ईमानदारी मांगता है, खुद से सीधा सामना मांगता है, और यह सब आसान नहीं, क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है तुम अपनी नकली आदतों को साफ देखने लगते हो। तुम्हारी बनावटी हंसी, तुम्हारी दिखावटी मजबूती, तुम्हारा नकली आत्मविश्वास, और यह सब टूटने लगता है। अहन को यह मंजूर नहीं। वह कहेगा इतना भी क्या सोचना, सब ठीक तो है, इतना डीप जाने की क्या जरूरत है। यही मानसिक सुस्ती सबसे बड़ा बंधन है, और अगर तुमने इसे नहीं पहचाना तो तुम पूरी जिंदगी ठीक ठाक में गुजार दोगे, कभी सच में जागोगे नहीं। और यहीं से साधना का अगला दरवाजा खुलता है, जहां तुम्हें अपने सबसे गहरे डर से मिलना पड़ेगा। यार, अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां तंत्र सिर्फ समझने की चीज नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे सबसे गहरे डर को खींचकर सामने रख देता है। अब तक बात पहचान की थी, चेतना की थी, जागरूकता की थी, लेकिन अब मुद्दा है तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है, तुम उससे भाग क्यों रहे हो? सच बताऊं, इंसान को रोशनी से उतना डर नहीं लगता जितना खुद के अंधेरे से लगता है। तुम बाहर के खतरों से निपट सकते हो, लेकिन भीतर के डर, भीतर की शर्म, भीतर का खालीपन, ये चीजें तुम्हें असहाय बना देती हैं। तंत्र यहीं सबसे अलग रास्ता दिखाता है। वह कहता है अंधेरे को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि जिसे तुम अंधेरा कह रहे हो वह असल में अनदेखी ऊर्जा है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। तुमने अपनी कई भावनाओं को गलत कहकर दबा दिया है। कामना गलत, क्रोध गलत, ईर्ष्या गलत, डर, कमजोरी, असुरक्षा, शर्म की बात। लेकिन क्या उन्हें दबाने से वे खत्म हो गईं? नहीं, वे भीतर जमा होती रहीं, और अब वे तुम्हारे व्यवहार को चुपचाप नियंत्रित करती हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। तुम कहते हो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन छोटी सी बात पर भीतर जलने लगते हो। तुम कहते हो मुझे किसी से जलन नहीं, लेकिन दूसरों की सफलता तुम्हें बेचैन कर देती है। तुम कहते हो मैं मजबूत हूं, लेकिन अकेले में तुम्हें खुद से मिलने में डर लगता है। तंत्र कहता है यह पाखंड ही बंधन है। लेखक एक गहरी बात समझाता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। जब तुम किसी भावना को दबाते हो तो वह गायब नहीं होती, वह विकृत होकर बाहर आती है। दबी हुई कामना अपराध बोध बन जाती है, दबा हुआ गुस्सा कटुता बन जाता है, दबा हुआ डर नियंत्रण की आदत बन जाता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम धीरे धीरे भीतर से कठोर होते जा रहे हो। Whatever you resist persists, मतलब जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या हर भावना को खुलकर जीना चाहिए? नहीं,
तंत्र उच्छृंखलता नहीं सिखाता, जागरूकता सिखाता है। फर्क समझो। अचेतन व्यक्ति भावना में बह जाता है, दमन करने वाला व्यक्ति भावना को दबा देता है। जागरूक साधक भावना को देखता है, समझता है, रूपांतरित करता है। तंत्र तीसरा रास्ता है। लेखक बताता है कि हमारे भीतर उठने वाली हर भावना चेतना की शक्ति का ही एक रूप है। अगर तुम उसे पहचान लो तो वही ऊर्जा तुम्हारे विकास का साधन बन सकती है। मान लो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। सामान्य व्यक्ति गुस्से में दूसरों को चोट पहुंचाता है। दमन करने वाला गुस्से को दबाकर भीतर जलता रहता है। तांत्रिक दृष्टि गुस्से की ऊर्जा को जागरूक होकर महसूस करो। वही ऊर्जा स्पष्टता, सीमाएं तय करने और आंतरिक शक्ति में बदल सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा, और ईमानदारी सबसे कठिन साधना है। ईमानदारी का मतलब है खुद को बिना सजावट के देखना, बिना बहानों के, बिना यह कहे कि सब ऐसे ही करते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद को सच में देखना अहन को तोड़ देता है। तुम्हारी वह छवि जो तुमने सालों से बनाई है, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं सही हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, यह सब दरकने लगता है। तंत्र कहता है जब तक यह झूठी छवि टूटेगी नहीं, असली आत्मबोध नहीं होगा। लेकिन अहन मरना नहीं चाहता। वह तुम्हें दोष देने के लिए लोग ढूंढ कर देगा। वह तुम्हें जस्टिफाई करने के लिए तर्क देगा। वह तुम्हें विक्टिम बनाकर सुकून देगा, और तुम मान जाओगे, क्योंकि सच का सामना करने से आसान है खुद को सही साबित करना। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपनी गलतियों के लिए परिस्थितियों को दोष दिया है। आपने भी अपनी कमजोरियों को मेरी प्रकृति कहकर सही ठहराया है। आपने भी कई बार सच्चाई जानते हुए उसे अनदेखा किया है। तंत्र कहता है यही बेहोशी है। लेखक एक और परत खोलता है, शैडो की परत। वह हिस्सा जिसे तुम स्वीकार नहीं करते, वही तुम्हारी शैडो बन जाता है, और जितना तुम उसे दबाते हो उतना ही वह शक्तिशाली होता जाता है। तुम सोचते हो मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन भीतर वही प्रवृत्ति छिपी रहती है, और मौका मिलते ही बाहर आ जाती है। कभी शब्दों में, कभी व्यवहार में, कभी रिश्तों के टूटने में। तंत्र कहता है शैडो से लड़ो मत, उसे प्रकाश में लाओ, क्योंकि जिसे चेतना छू लेती है वह बदलने लगता है, लेकिन जिसे तुम छिपाते हो वह अंधेरे में बढ़ता रहता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपनी आधी ऊर्जा खुद को छिपाने में खर्च कर रहे हो, दिखाने के लिए एक चेहरा, छिपाने के लिए दूसरा चेहरा, और इस दोहरेपन में तुम्हारी चेतना बिखर जाती है। तुम थक जाते हो बिना समझे कि थकान क्यों है। लेखक बताता है कि तंत्र पूर्णता की बात करता है, परफेक्शन की नहीं। पूर्णता मतलब अपने हर हिस्से को स्वीकार करना, अच्छा, बुरा, सुंदर, असुंदर, प्रकाश, अंधकार, सब। क्योंकि जब तक तुम खुद को शर्तों में स्वीकार करोगे तब तक भीतर संघर्ष चलता रहेगा। होलनेस इज लिबरेशन, मतलब पूरा होना ही मुक्ति है। लेकिन पूरा बनने के लिए तुम्हें अपने उस हिस्से से मिलना पड़ेगा जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी छिपी इच्छाएं, तुम्हारा खालीपन। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आपने भी कई बार खुद को डिस्ट्रैक्ट किया है ताकि ये सब महसूस न करना पड़े। फोन, काम, रिश्ते, मनोरंजन, सब सिर्फ ध्यान भटकाने के तरीके बन जाते हैं। क्योंकि रुकना मतलब खुद से मिलना, और खुद से मिलना मतलब असहज सच्चाइयों से सामना। तंत्र कहता है जो तुमसे छूट रहा है वही तुम्हें पूरा करेगा। जिस भावना से तुम भागते हो वही तुम्हें मुक्त करेगी। जिस दर्द को तुम दबाते हो वही तुम्हें गहराई देगा। लेकिन दर्द से गुजरना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेखक साफ कहता है कि साधना हमेशा सुखद नहीं होती। कभी कभी यह तुम्हारी जड़ें हिला देती है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी नकली पहचान टूट रही होती है। यह आध्यात्मिक विघटन है, स्पिरिचुअल डिसोरिएंटेशन। पुरानी मान्यताएं गिरती हैं, पुराने सहारे छूटते हैं, पुराना मैं कमजोर पड़ता है, और इस खालीपन में तुम्हें लगता है मैं खो गया हूं। यहीं सबसे ज्यादा लोग डर जाते हैं। वे वापस पुरानी जिंदगी की ओर भागते हैं, पुराने पैटर्न्स, पुराने डिस्ट्रैक्शंस, पुराने कंफर्ट जोन्स, क्योंकि अनजान खालीपन में खड़े रहना साहस मांगता है। तंत्र कहता है यही श्यूता तुम्हारा पुनर्जन्म है। लेकिन अगर तुम भाग गए तो तुम फिर उसी पुराने चक्र में फंस जाओगे, जहां सब कुछ परिचित है पर भीतर कुछ भी जीवित नहीं। यार, अब कहानी वहां पहुंच रही है जहां तंत्र तुम्हें सिर्फ भीतर झांकने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह पूछता है तुम अपनी चेतना की शक्ति का उपयोग कैसे कर रहे हो। क्योंकि एक सच्चाई है जो सुनने में अच्छी नहीं लगती पर बेहद खतरनाक है। चेतना कभी निष्क्रिय नहीं रहती। वह या तो जागरूक होकर सृजन करती है या अचेतन होकर विनाश। बीच का रास्ता नहीं है। तुम सोचते हो मैं तो बस सामान्य जिंदगी जी रहा हूं, मैं क्या सृजन या विनाश कर रहा हूं। यही भ्रम है। लेखक समझाता है कि चेतना का स्वभाव स्पंदन है, एक जीवित ऊर्जा जो हर पल विचार, भावना और कर्म के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। तुम चाहे जानो या न जानो,
हर विचार तुम्हारे अनुभव की दिशा तय कर रहा है। योर एक्सपीरियंस इज शेप्ड नॉट बाय रियलिटी इटसेल्फ बट बाय योर कंट्रैक्टेड परसेप्शन ऑफ इट। मतलब वास्तविकता तुम्हें सीधे प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारी सीमित चेतना उसकी व्याख्या करके तुम्हारा अनुभव बनाती है। अब जरा इसे जीवन में उतार कर देखो। 2 लोगों की नौकरी चली जाती है। एक टूट जाता है मेरी जिंदगी खत्म, दूसरा संभलता है नया रास्ता खुलेगा। घटना एक, अनुभव अलग। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया से ज्यादा प्रभाव तुम्हारी आंतरिक व्याख्या का होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम सोचते हो मैं महत्वहीन हूं। कोई व्यस्त हो सकता था, यह तुम सोचते ही नहीं। कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम मान लेते हो मैं अच्छा नहीं हूं। यह नहीं देखते कि शायद वह व्यक्ति खुद असुरक्षित है। तुम हर घटना को व्यक्तिगत बना लेते हो। तंत्र कहता है यही अज्ञान है। तुम अनुभव को शुद्ध रूप में नहीं देखते, तुम उसे अपने घावों के चश्मे से देखते हो, और जब तक यह चश्मा नहीं उतरेगा तुम सत्य को नहीं देख पाओगे। यह बात चुभेगी, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी ज्यादातर तकलीफें वास्तविकता से नहीं, तुम्हारी मानसिक व्याख्याओं से पैदा हुई हैं। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन तंत्र कहता है तुम्हारी अचेतन धारणाएं तुम्हें परेशान कर रही हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे बाहरी समस्याएं ठीक करने में लगे रहते हैं, भीतर के पैटर्न्स को छूते तक नहीं। लेखक चेतना की एक गहरी प्रक्रिया समझाता है, प्रत्यभिज्ञा यानी पुनः पहचान। यह तंत्र का मूल है। मुक्ति का मतलब कुछ नया बनना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानना है। तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ झूठी परतें हटानी है। लेकिन समस्या यह है, तुम्हें अपनी झूठी पहचान से लगाव हो गया है। तुम्हारा दुख भी तुम्हारी पहचान बन गया है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही गुस्से वाला है, मैं बचपन से ऐसा हूं। तुम अपनी सीमाओं को स्थायी मान बैठे हो। तंत्र कहता है चेतना स्थिर नहीं, लचीली है। जो तुम आज हो वह अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन अगर तुमने खुद को परिभाषाओं में कैद कर लिया तो विकास रुक जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे बदलना इतना आसान होता तो सब बदल जाते। सही सोच रहे हो। बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि बदलाव का मतलब है पुरानी पहचान का टूटना, और अहन को टूटना मंजूर नहीं। अहन सुरक्षा चाहता है, भले ही वह दुख में क्यों न हो। सोचो कितने लोग दुखी रिश्तों में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि अकेलेपन से डरते हैं। कितने लोग नापसंद नौकरी में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि बदलाव अनिश्चित है, दुख परिचित है, इसलिए सुरक्षित लगता है। यह लाइन खतरनाक है। तुम भी शायद अपनी कई मानसिक कैदों को इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि वे जानी पहचानी हैं। तंत्र कहता है असली साहस अनिश्चितता में कदम रखने का है। लेखक बताता है कि चेतना को विस्तृत करने के लिए साक्षी भाव जरूरी है। साक्षी भाव मतलब अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखने की क्षमता। लेकिन देखने और विश्लेषण करने में फर्क है। विश्लेषण में तुम सोचते हो, साक्षी भाव में तुम देखते हो। विश्लेषण दिमाग करता है, साक्षी भाव चेतना करती है। जब तुम गुस्से को सोचते हो तुम उसमें उलझ जाते हो, जब तुम गुस्से को देखते हो तुम उससे थोड़ा अलग हो जाते हो। यह अलगाव भागना नहीं, स्पष्टता है। लेकिन तुम्हें देखने की आदत ही नहीं, तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत है। कोई बात चुभी तुरंत जवाब, कोई भावना उठी तुरंत बहाव। तुम्हारे भीतर ठहराव नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। तुमने कितनी बार गुस्से में ऐसी बातें कह दी जिनका बाद में पछतावा हुआ? कितनी बार डर में ऐसे फैसले लिए जो बाद में गलत निकले? कितनी बार असुरक्षा में खुद को छोटा समझ लिया? अगर उस पल तुमने बस थोड़ी देर रुककर देखा होता तो शायद कहानी अलग होती। तंत्र कहता है विराम ही शक्ति है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच जो छोटा सा अंतर है, वहीं तुम्हारी स्वतंत्रता छिपी है। लेकिन तुम्हारा मन इतनी तेजी से भागता है कि तुम्हें वह अंतर दिखता ही नहीं। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब है अब बहाना नहीं चलेगा, अब मेरा मूड खराब था कहकर तुम खुद को सही नहीं ठहरा सकते। अगर तुम जागरूक हो सकते थे और फिर भी नहीं हुए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेखक आगे समझाता है कि चेतना की शक्ति का एक पहलू कल्पना भी है। कल्पना सिर्फ सोच नहीं, सृजन का बीज है। तंत्र में विजुअलाइजेशन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि चेतना जिस रूप की गहराई से कल्पना करती है वैसी ही आंतरिक संरचना बनने लगती है। लेकिन यहां भी खतरा है। अगर तुम्हारी कल्पना डर से भरी है, अगर तुम हमेशा नकारात्मक परिणाम सोचते हो, अगर तुम्हारा मन वर्स्ट केस सिनेरियोज में जीता है, तो तुम अनजाने में अपने भीतर भय की संरचना मजबूत कर रहे हो। तुम सोचते हो मैं बस सोच रहा हूं, लेकिन तंत्र कहता है चेतना हर कल्पना को गंभीरता से लेती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। तुमने भी कई बार भविष्य की चिंता में ऐसे दृश्य बना लिए जो कभी हुए ही नहीं, लेकिन उन कल्पनाओं ने तुम्हारी शांति छीन ली। यानी दुख वास्तविक घटना से नहीं, मानसिक सृजन से पैदा हुआ। यह समझ लेना छोटा बदलाव नहीं है,
यह तुम्हारी पूरी मानसिक जिम्मेदारी बदल देता है। तंत्र कहता है जागरूक चेतना रचनात्मक होती है, अचेतन चेतना विनाशकारी। या तो तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग विकास के लिए करोगे या वही ऊर्जा तुम्हें भीतर से खोखला करती रहेगी। बीच का रास्ता नहीं है। लेखक साधना को ऊर्जा प्रबंधन भी कहता है। तुम्हारा ध्यान जहां जाता है ऊर्जा वहीं बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वही अनुभव मजबूत होता है। अगर ध्यान शिकायत पर है शिकायत बढ़ेगी, अगर ध्यान कृतज्ञता पर है शांति बढ़ेगी, अगर ध्यान डर पर है भय गहरा होगा। तुम्हारी चेतना वही सिंचती है जिस पर तुम टिके रहते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है। सोशल मीडिया, चिंता, तुलना, मनोरंजन, अधूरी इच्छाएं तुम्हारी ऊर्जा टुकड़ों में बंट गई है, और बिखरी ऊर्जा कभी गहराई नहीं ला सकती। तंत्र एकाग्रता नहीं, संपूर्ण उपस्थिति सिखाता है। जो कर रहे हो उसमें पूरे रहो, लेकिन तुम हर काम आधे मन से करते हो। खाना खाते हुए फोन, बात करते हुए दिमाग कहीं और, काम करते हुए मन भविष्य में। तुम कभी पूरी तरह यहां नहीं होते। और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह चेतना की शक्ति को कैसे पहचान पाएगा? अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आपने भी जीवन को जल्दी जल्दी निपटाने वाली चीज बना लिया है। आप रुकना नहीं चाहते, महसूस करना नहीं चाहते, गहराई में जाना नहीं चाहते, क्योंकि गहराई में जाने का मतलब है खुद से सामना। तंत्र कहता है चेतना का विस्तार आराम से नहीं, साहस से होता है। और अगर तुमने यह साहस नहीं दिखाया तो तुम जीवन को सतह पर जीते रहोगे, जहां हलचल बहुत है पर गहराई यार। अब तंत्र उस दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां बात सिर्फ चेतना या दर्शन की नहीं रहती, बल्कि सीधा तुम्हारे जीवन के अनुभवों, रिश्तों, इच्छाओं और शरीर तक उतर आती है। अब सवाल यह नहीं है कि सत्य क्या है, बल्कि यह है कि तुम अपने अनुभवों के साथ कैसा संबंध बना रहे हो। क्योंकि तंत्र मानता है मुक्ति अनुभवों से भागने में नहीं, अनुभवों को सही ढंग से जीने में है। लेकिन यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग सोचते हैं तंत्र मतलब भोग, तंत्र मतलब वासना, तंत्र मतलब इंद्रियों की आजादी। और सच बताऊं, यही अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा नुकसान करता है। लेखक साफ कहता है टैंट्रा डज नॉट टीच इंडल्जेंस, इट टीचेज सेक्रेड पार्टिसिपेशन। मतलब तंत्र उच्छृंखल भोग नहीं सिखाता, बल्कि पवित्र सहभागिता सिखाता है। फर्क बहुत बड़ा है। भोग में तुम अनुभव के गुलाम होते हो, सहभागिता में तुम अनुभव के प्रति जागरूक होते हो। एक व्यक्ति मिठाई देखता है और टूट पड़ता है, यह भोग है। दूसरा व्यक्ति उसी मिठाई का स्वाद ध्यान से महसूस करता है, बिना लालच, बिना अति। यह सहभागिता है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी बात का अध्यात्म से क्या संबंध? यही तो गड़बड़ है। तुमने अध्यात्म को जीवन से अलग कर दिया है। जैसे मंदिर अलग, जिंदगी अलग। तंत्र कहता है जीवन ही मंदिर है। हर अनुभव साधना का अवसर है। लेकिन अगर तुम अनुभवों में बेहोशी से डूबते रहोगे तो वही अनुभव बंधन बन जाएंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। तुम फोन स्क्रॉल करते हो और समय का पता ही नहीं चलता। तुम वेब सीरीज देखते हो और रात कब निकल जाती है मालूम नहीं। तुम खाने में इतने खो जाते हो कि शरीर की जरूरत भूल जाते हो। यह आनंद नहीं, अचेतन लिप्तता है। तंत्र कहता है इंद्रियां दुश्मन नहीं है, लेकिन इंद्रियों की गुलामी बंधन है। लेखक शरीर और इंद्रियों को चेतना के उपकरण मानता है। जो देखना है वही आंखें दिखाएंगी, जो सुनना है वही कान सुनाएंगे। लेकिन अगर चेतना सो रही है तो इंद्रियां तुम्हें बाहरी उत्तेजनाओं में फंसाकर रख देंगी। और आज की दुनिया उत्तेजना से भरी हुई है। हर स्क्रीन तुम्हारा ध्यान खींच रही है, हर ऐप तुम्हारी बेचैनी को भुना रहा है, हर विज्ञापन तुम्हें अधूरा महसूस कराकर कुछ बेच रहा है। तुम सोचते हो मैं बस मनोरंजन कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी ध्यान शक्ति कमजोर हो रही है, तुम्हारी चेतना बिखर रही है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें गहराई से डर लगने लगा है, क्योंकि गहराई में उत्तेजना नहीं होती, शांति होती है। और तुम्हारा मन शांति का आदी नहीं रहा। तंत्र कहता है जब इंद्रियां जागरूकता से जुड़ती हैं तो साधना बनती हैं, जब इंद्रियां बेहोशी से जुड़ती हैं तो बंधन बनती हैं। मतलब समस्या आनंद नहीं है, समस्या है आनंद के पीछे भागना। तुम खुश होने के लिए चीजों का उपयोग कर रहे हो, तुम खालीपन भरने के लिए रिश्तों का उपयोग कर रहे हो, तुम खुद से बचने के लिए मनोरंजन का उपयोग कर रहे हो। और यह उपयोग धीरे धीरे लत बन जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। तुमने भी कई बार बिना जरूरत फोन उठाया है, तुमने भी कई बार सिर्फ बोरियत से बचने के लिए कुछ खाया है, तुमने भी कई बार अकेलेपन से बचने के लिए किसी से बेवजह बात की है। यह जरूरत नहीं, निर्भरता है। तंत्र निर्भरता को बंधन मानता है। लेखक बताता है कि इच्छा स्वाभाविक है। चेतना खुद को अनुभव करना चाहती है, इसलिए इच्छाएं उठती हैं। लेकिन जब इच्छा तुम्हारी पहचान बन जाती है तब समस्या शुरू होती है। तुम सोचते हो अगर यह मिल गया तो मैं खुश, लेकिन वह चीज मिलते ही नई इच्छा खड़ी हो जाती है।
यह दौड़ खत्म नहीं होती। डिजायर इज नॉट द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन विद डिजायर इज द प्रॉब्लम। मतलब इच्छा समस्या नहीं, इच्छा से जुड़ी अंधी पहचान समस्या है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? नहीं, तंत्र त्याग नहीं, रूपांतरण सिखाता है। इच्छा को दबाओ मत, इच्छा में बहो मत। इच्छा को समझो। इच्छा के पीछे कौन सी कमी छिपी है, कौन सा भावनात्मक खालीपन है, कौन सी असुरक्षा है। जब तुम इच्छा की जड़ देख लेते हो तो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन तुम जड़ तक जाना ही नहीं चाहते। तुम्हें त्वरित संतुष्टि चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर, तुरंत मनोरंजन, तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत खुशी। तुम्हारी चेतना इंतजार करना भूल चुकी है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि तंत्र धैर्य मांगता है और धैर्य आधुनिक मन के लिए सबसे कठिन साधना है। लेखक यौन ऊर्जा पर भी गहराई से बात करता है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। तंत्र इसे पाप नहीं मानता, लेकिन यह भी नहीं कहता कि इसमें डूब जाओ। यह ऊर्जा सृजन की शक्ति है, जीवन की, रचनात्मकता की, जुड़ाव की। लेकिन जब यही ऊर्जा अचेतन लिप्तता में बदल जाती है तो वह व्यक्ति को कमजोर करने लगती है। तंत्र कहता है ऊर्जा को सम्मान दो, उसे बेहोशी में खर्च मत करो। यह बात सुनना कई लोगों को असहज करती है, क्योंकि समाज ने या तो दमन सिखाया है या उच्छृंखलता। तंत्र संतुलन सिखाता है, न दमन न अति, सिर्फ जागरूकता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार भावनात्मक खालीपन को शारीरिक सुख से भरने की कोशिश की है। आपने भी कई बार जुड़ाव की जगह उपभोग को चुन लिया है। आपने भी कई बार बाद में खालीपन महसूस किया है, बिना समझे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि शरीर का सुख क्षणिक है, चेतना का जुड़ाव गहरा है। तंत्र गहराई सिखाता है, सतही उत्तेजना नहीं। लेखक बताता है कि जब दो लोग जागरूक होकर जुड़ते हैं तो वह सिर्फ शारीरिक संपर्क नहीं रहता, वह ऊर्जा का आदान प्रदान बन जाता है, चेतना का विस्तार बन जाता है। लेकिन अगर जुड़ाव सिर्फ शरीर तक सीमित है तो वह क्षणिक सुख के बाद और अधिक खालीपन छोड़ जाता है। तुम सोचते हो मुझे और चाहिए, लेकिन असल में तुम्हें गहराई चाहिए, और गहराई जागरूकता से आती है, उत्तेजना से नहीं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आपने भी कई बार गहराई से बचने के लिए सतही रिश्ते चुने हैं, क्योंकि गहराई में वल्नरेबिलिटी होती है। खुद को खोलना पड़ता है, नकली चेहरा हटाना पड़ता है, और अहन को यह मंजूर नहीं। तंत्र कहता है सच्चा जुड़ाव तभी संभव है जब तुम खुद से जुड़ चुके हो, वरना हर रिश्ता लेन देन बन जाता है, जरूरत बन जाता है, डर बन जाता है। लेखक बार बार कहता है जीवन का हर अनुभव पवित्र है अगर तुम उसमें उपस्थित हो। खाना, चलना, प्रेम करना, काम करना सब साधना बन सकते हैं, लेकिन अगर चेतना सो रही है तो वही अनुभव लत बन जाते हैं, बंधनों में बदल जाते हैं, और तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम धीरे धीरे भीतर से खाली होते जा रहे हो। और यही तंत्र तुम्हें एक और कठोर सच्चाई के सामने खड़ा करता है कि समस्या दुनिया नहीं, तुम्हारी बेहोश भागीदारी है। यार, अब तंत्र तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर आता है जहां बात सिर्फ अनुभवों को जागरूक होकर जीने की नहीं रहती, बल्कि यह समझने की हो जाती है कि तुम अनुभवों को पैदा कैसे कर रहे हो। हाँ, पैदा, क्योंकि तंत्र का एक गहरा सिद्धांत है, तुम सिर्फ जिंदगी को झेल नहीं रहे, तुम हर पल उसे रच भी रहे हो। फर्क बस इतना है कि तुम्हें यह दिख नहीं रहा, और जब तक यह दिखेगा नहीं तुम खुद को पीड़ित समझते रहोगे। लेखक बार बार एक ही बात पर जोर देता है, चेतना निष्क्रिय दर्शक नहीं, सक्रिय सर्जक है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया चेतना की सृजनात्मक शक्ति का हिस्सा है। कॉन्शियसनेस फ्रीली मैनिफेस्ट्स एज द यूनिवर्स थ्रू इट्स ओन क्रिएटिव पावर। मतलब चेतना अपनी ही रचनात्मक शक्ति से इस पूरे अनुभव जगत को प्रकट करती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बना रहा हूं? मेरे साथ जो गलत होता है वह भी? रुको, बात को गलत दिशा में मत ले जाओ। तंत्र यह नहीं कहता कि बाहरी घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण में हैं। वह कहता है उन घटनाओं का तुम्हारे भीतर जो अनुभव बनता है उसकी संरचना तुम्हारी चेतना करती है। यही असली खेल है। बारिश सबके लिए होती है, किसी के लिए रोमांस, किसी के लिए परेशानी, किसी के लिए कविता, किसी के लिए ट्रैफिक जाम। घटना एक, अनुभव अलग। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। एक छोटी सी आलोचना पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। एक पुरानी याद अचानक उदासी में डुबो देती है। एक डर भविष्य की नींद उड़ा देता है। घटना बाहर हुई थी, लेकिन तूफान भीतर उठा। तंत्र कहता है जब तक तुम भीतर की इस सृजन प्रक्रिया को नहीं पहचानोगे, तुम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते रहोगे। और दोष देना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें लगता है तुम्हारी तकलीफों की वजह लोग हैं, किस्मत है, हालात हैं। लेकिन तंत्र पूछता है, अगर सब यही वजह है तो कुछ लोग उन्हीं हालात में शांत कैसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग टूटते हैं और कुछ निखरते हैं? क्योंकि भीतर की संरचना अलग होती है। लेखक चेतना की 3 शक्तियों का वर्णन करता है
इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों मिलकर तुम्हारे अनुभव की दिशा तय करती हैं। इच्छा शक्ति तुम क्या चाहते हो, ज्ञान शक्ति तुम चीजों को कैसे समझते हो, क्रिया शक्ति तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो। अगर इच्छा अचेतन है, समझ सीमित है और प्रतिक्रिया स्वचालित है तो तुम्हारी जिंदगी पैटर्न्स में फंसी रहेगी। यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वे वही गलतियां दोहराते रहते हैं, वही तरह के रिश्ते चुनते हैं, वही तरह के डर पालते हैं, वही तरह की निराशाएं झेलते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कुछ पैटर्न नोटिस किए होंगे। बार बार एक जैसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, बार बार एक जैसी समस्याएं खड़ी होती हैं, बार बार आप वही प्रतिक्रिया देते हैं, बाद में पछताते हैं। लेकिन कभी रुककर यह नहीं देखा कि भीतर कौन सी धारणाएं बार बार वही अनुभव बना रही हैं। तंत्र कहता है जब तक भीतर की संरचना नहीं बदलेगी, बाहर का अनुभव बदल भी जाए तो टिकेगा नहीं। लेखक एक बहुत तीखी बात कहता है, योर वर्ल्ड इज शेप्ड बाय व्हाट यू आर प्रिपेयर्ड टू परसीव। मतलब तुम वही देख पाते हो जिसके लिए तुम्हारी चेतना तैयार है। अगर तुम्हारे भीतर डर भरा है तो तुम्हें हर जगह खतरा दिखेगा। अगर भीतर असुरक्षा है तो तुम्हें हर जगह तुलना दिखेगी। अगर भीतर खालीपन है तो तुम्हें हर खुशी अस्थायी लगेगी। तुम सोचते हो दुनिया ऐसी है, लेकिन असल में तुम्हारी चेतना ऐसा अनुभव बना रही है। यह सुनना भारी लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है तुम अपनी मानसिक दुनिया के वास्तुकार हो। और अगर तुम्हारी दुनिया बिखरी हुई है तो तुम्हें अपनी चेतना की संरचना देखनी पड़ेगी। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है अब शिकायत नहीं चलेगी। लेखक आगे बताता है कि चेतना की रचनात्मक शक्ति कल्पना से गहराई से जुड़ी है। जो रूप तुम भीतर बार बार सोचते हो, चेतना उसी दिशा में खुद को ढालने लगती है। लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारी कल्पना ज्यादातर डर और असुरक्षा से भरी है। तुम भविष्य की चिंता में डरावने दृश्य बनाते हो। तुम बातचीत से पहले ही हार मान लेते हो। तुम किसी काम से पहले ही असफलता की कल्पना कर लेते हो और फिर कहते हो देखा, मैं सही था। तुम सही नहीं थे, तुम्हारी चेतना उसी दिशा में ढल गई थी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार किसी परिस्थिति को शुरू होने से पहले ही नकारात्मक बना लिया और फिर वही अनुभव मिला। तंत्र कहता है चेतना जिस संभावना पर विश्वास करती है उसी को ऊर्जा देती है। मतलब जागरूकता सिर्फ शांति के लिए नहीं, सृजन के लिए भी जरूरी है। लेखक यहां माया की एक नई व्याख्या देता है। माया मतलब सिर्फ भ्रम नहीं, बल्कि चेतना की रचनात्मक शक्ति जो अनुभवों का ताना बाना बुनती है। समस्या माया नहीं है, समस्या है माया को अंतिम सत्य मान लेना। तुम फिल्म देख रहे हो, तुम जानते हो कि वह वास्तविक नहीं, फिर भी तुम हंसते हो, रोते हो, जुट जाते हो। समस्या तब होती है जब तुम भूल जाओ कि यह फिल्म है। वैसे ही जीवन का अनुभव है। तंत्र कहता है जीवन को नकारो मत, लेकिन उसमें पूरी तरह खो मत जाओ। जागरूक रहो कि तुम चेतना हो जो अनुभव कर रही है, लेकिन तुम इतने खो गए हो कि तुम्हें याद ही नहीं कि तुम दर्शक भी हो। तुम हर भावना को अंतिम सत्य मान लेते हो, हर असफलता को स्थायी मान लेते हो, हर दुख को पहचान बना लेते हो। यही बंधन है। लेखक चेतावनी देता है जब चेतना अपनी रचनात्मक शक्ति को भूल जाती है तो वह खुद को परिस्थितियों का शिकार मानने लगती है। और पीड़ित मानसिकता सबसे बड़ा बंधन है। पीड़ित व्यक्ति हमेशा दोष देता है, हमेशा शिकायत करता है, हमेशा इंतजार करता है कि कोई बाहर से आकर उसे बचाए। लेकिन तंत्र कहता है जागरण भीतर से होता है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई देवता तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता अगर तुम खुद देखने को तैयार नहीं। ये बात चुभेगी, क्योंकि हम आसान रास्ता चाहते हैं। कोई मंत्र मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन तंत्र चमत्कार नहीं, चेतना का अनुशासन सिखाता है। लेखक कहता है साधना का मतलब है अपनी चेतना को बार बार वर्तमान में लाना, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना। धीरे धीरे चेतना अपने पुराने ढांचों को ढीला करने लगती है। लेकिन यह प्रक्रिया धीमी है और तुम्हारा मन जल्दी परिणाम चाहता है। तुम 2 दिन ध्यान करते हो और कहते हो कुछ खास नहीं हुआ। तुम महीनों पुरानी आदतें जीते हो और उम्मीद करते हो कि एक सप्ताह में सब बदल जाए। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तंत्र धैर्य मांगता है, क्योंकि चेतना की संरचना धीरे धीरे बदलती है। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही जागरूकता तुरंत स्थिर नहीं होती। लेकिन अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो तुम बार बार उसी पुराने चक्र में लौट जाओगे, जहां तुम अनुभवों को दोष दोगे, किस्मत को दोष दोगे, लोगों को दोष दोगे और खुद को कभी नहीं देखोगे। यार, अब तंत्र तुम्हें चेतना की उस परत तक ले आता है जहां खेल और भी सूक्ष्म हो जाता है। अब बात सिर्फ अनुभवों की नहीं, न ही सिर्फ मानसिक पैटर्न्स की। अब बात है उस मैं की जो हर अनुभव के बीच में बैठा है और खुद को केंद्र मानकर पूरी दुनिया को देख रहा है।
और सच बताऊं, यही में सबसे बड़ा रहस्य भी है और सबसे बड़ा भ्रम भी। तुम हर वाक्य में मैं बोलते हो, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मुझे गुस्सा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन कभी रुककर सोचा यह मैं है कौन? शरीर, दिमाग, भावनाएं, भूमिकाएं। लेखक यहां एक गहरी चोट करता है। वह कहता है तुमने मैं को उन चीजों से जोड़ लिया है जो बदलती रहती हैं, और जो बदलता है वह स्थायी पहचान नहीं हो सकता। योर सेंस ऑफ सेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड, नॉट इनहेरेंट। मतलब तुम्हारी मैं की भावना प्राकृतिक नहीं बल्कि निर्मित है। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं निर्मित है तो असली मैं कौन है? रुको, यहीं दिमाग उलझता है। तंत्र कहता है असली चेतना साक्षी है, लेकिन जब वही चेतना शरीर, विचार और अनुभवों से जुड़कर खुद को सीमित मान लेती है तो अहन बनता है। अहन मतलब सीमित मैं, और यही सीमित मैं हर दुख का केंद्र है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। किसी ने आपकी आलोचना की, अहन आहत। किसी ने तारीफ की, अहन प्रसन्न। किसी ने इग्नोर किया, अहन असुरक्षित। पूरी जिंदगी अहन की सुरक्षा में निकल जाती है। तुम्हें लगता है तुम अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहे हो। तंत्र कहता है जब तक मैं सीमित रहेगा, अनुभव भी सीमित रहेंगे। अहन हमेशा तुलना करेगा, हमेशा खुद को साबित करेगा, हमेशा अलग महसूस करेगा, और अलगाव ही डर की जड़ है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी आधी ऊर्जा सिर्फ इस बात में जाती है कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं, तुम क्या पहनते हो, कैसे बोलते हो, कितने सफल दिखते हो, सोशल मीडिया पर कैसी छवि बनती है। तुम्हें लगता है यह सामान्य है। तंत्र कहता है यह मानसिक कैद है। लेखक समझाता है कि अहन का काम है कहानी बनाना। हर अनुभव के बाद अहन एक कहानी बना देता है। कोई दोस्त व्यस्त था, कहानी, वह मुझे इग्नोर कर रहा है। किसी ने देर से जवाब दिया, कहानी, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। किसी ने गलती निकाली, कहानी, वह मुझे नीचा दिखाना चाहता है। तुम कहानी को सच मान लेते हो, लेकिन कहानी तुम्हारे मन ने बनाई होती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे घटना और उसकी मानसिक व्याख्या में फर्क ही नहीं कर पाते। तंत्र कहता है घटना शुद्ध है, कहानी मानसिक है, और तुम कहानी में जी रहे हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई रिश्ते गलतफहमियों की कहानियों पर तोड़े हैं। आपने भी कई बार बिना पूछे निष्कर्ष बना लिए। आपने भी कई बार मन की कल्पना को सत्य मान लिया और बाद में पछताया। लेखक बताता है कि अहन हमेशा नियंत्रण चाहता है, उसे अनिश्चितता पसंद नहीं। इसलिए वह हर चीज को लेबल करता है, अच्छा, बुरा, सही, गलत। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं। तंत्र कहता है वास्तविकता बहती हुई है, तरल है, रहस्यमयी है, लेकिन अहन उसे ठोस और निश्चित बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता अहन के लिए खतरा है। अगर सब अनिश्चित है तो तुम्हारी पकड़ किस पर रहेगी? यही डर अहन को बेचैन रखता है, और यही बेचैनी तुम्हारे भीतर तनाव बनकर जमा होती रहती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहते हैं? प्लान बिगड़ जाए तो बेचैनी, लोग उम्मीद के अनुसार व्यवहार न करें तो गुस्सा, भविष्य स्पष्ट न हो तो डर। तुम जीवन को बहने नहीं देते, तुम उसे पकड़कर रखना चाहते हो। तंत्र कहता है पकड़ ही दुख है। क्लिंगिंग क्रिएट्स सफरिंग। मतलब जितना कसकर पकड़ोगे उतना दुख पाओगे। लेकिन छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि छोड़ना अहन की मौत जैसा लगता है। तुम सोचते हो अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच उल्टा है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पकड़ ही सब बिगाड़ रही है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप रिश्तों में भी नियंत्रण चाहते हैं। लोग आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें, कोई आपको छोड़कर न जाए, कोई आपकी बात काटे नहीं। और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर गुस्सा, दुख, असुरक्षा भर जाती है। तंत्र कहता है प्रेम नियंत्रण नहीं, उपस्थिति है, लेकिन तुम्हें उपस्थिति से ज्यादा स्वामित्व चाहिए। लेखक बताता है कि अहन हमेशा भविष्य में जीता है। उसे अभी में टिकना मुश्किल लगता है। वह या तो अतीत में पछताता है या भविष्य की चिंता करता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अहन की पकड़ ढीली पड़ती है। वर्तमान में सिर्फ अनुभव है, कहानी नहीं। तुम जब सच में किसी खूबसूरत दृश्य को देखते हो, कुछ पल के लिए मैं गायब हो जाता है, सिर्फ अनुभव बचता है, वही ध्यान की झलक है। लेकिन तुम उस अवस्था में टिक नहीं पाते, क्योंकि मन तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। यह जगह कितनी सुंदर है, काश मैं यहां हमेशा रह पाता, मुझे फोटो लेनी चाहिए, और तुम अनुभव से बाहर आ जाते हो। तंत्र कहता है अहन अनुभव को भी अपनी संपत्ति बनाना चाहता है। यही बंधन है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अहन को यह सुनना पसंद नहीं कि वह ही समस्या है। अहन आध्यात्मिकता को भी उपलब्धि बना लेता है। मैं ध्यान करता हूं, मैं जागरूक हूं, मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूं। यह आध्यात्मिक अहन है, और यह और भी खतरनाक है, क्योंकि अब तुम्हें लगता है तुम जाग चुके हो, जबकि तुम बस नए लेबल में फंस गए हो। तंत्र कहता है जब तक मैं खुद को विशेष मानता है, तब तक अद्वैत का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि अद्वैत में दूसरा बचता ही नहीं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए।
आपने भी कभी न कभी खुद को दूसरों से बेहतर महसूस किया है। आपने भी अपने ज्ञान पर गर्व किया है। आपने भी भीतर ही भीतर तुलना की है। यह सामान्य है, लेकिन यही बंधन है। लेखक कहता है, अहन को मिटाना नहीं, उसे पारदर्शी बनाना है। जैसे साफ कांच के पार से रोशनी दिखती है, वैसे ही अहन के पार से चेतना की विशालता दिखने लगती है। लेकिन अगर कांच पर धूल जमी है, यानी पहचान, तुलना, नियंत्रण, डर, तो दृश्य धुंधला हो जाता है। तंत्र उस धूल को साफ करने की प्रक्रिया है, धीरे धीरे, धैर्य से, ईमानदारी से। लेकिन यह प्रक्रिया अहन को असुरक्षित करती है। तुम्हें लगेगा तुम खो रहे हो, तुम्हें लगेगा तुम्हारी पहचान टूट रही है, तुम्हें लगेगा तुम खाली हो रहे हो। और यही वह मोड़ है जहां साधक डर जाता है। वह वापस पुराने मैं में लौट जाता है, क्योंकि सीमित पहचान सुरक्षित लगती है, भले ही दुख में क्यों न हो। तंत्र कहता है, जब सीमित में ढीला पड़ता है, तब असीम चेतना की झलक मिलती है। लेकिन उस झलक तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपने सबसे गहरे भ्रम से गुजरना पड़ेगा। वह भ्रम कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यार, अब तंत्र तुम्हें चेतना की उस दहलीज पर लाकर खड़ा करता है जहां सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है, वह भ्रम कि तुम दुनिया को देख रहे हो। तंत्र कहता है, सच इसके उलट है, चेतना खुद को ही दुनिया के रूप में देख रही है। यह बात पहली बार सुनोगे तो दिमाग सुन्न हो जाएगा। तुम्हें लगेगा यह दार्शनिक खेल है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारा मैं और दुनिया का रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। लेखक एक बहुत गहरी बात रखता है। हम यह मानकर जीते हैं कि मैं यहां हूं और दुनिया बाहर है, जैसे दो अलग अलग अस्तित्व हों। लेकिन तंत्र कहता है, यह विभाजन अनुभव का तरीका है, अंतिम सत्य नहीं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अराइज टुगेदर विद इन कॉन्शियसनेस। मतलब देखने वाला और देखी जाने वाली चीज दोनों चेतना में साथ साथ प्रकट होते हैं। अब जरा धीरे सोचो। तुम एक पेड़ देखते हो, तुम सोचते हो पेड़ बाहर है, मैं अंदर हूं। लेकिन देखने का अनुभव कहां हो रहा है? तुम्हारी चेतना में। आवाज कहां सुनाई देती है? चेतना में। स्पर्श कहां महसूस होता है? चेतना में। मतलब पूरा अनुभव तुम्हारी चेतना के भीतर घट रहा है। बाहर क्या है यह तुम सीधे नहीं जानते, तुम सिर्फ अनुभव जानते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने कभी यह सोचा ही नहीं कि आप दुनिया को सीधे नहीं बल्कि अपने अनुभवों के माध्यम से जानते हैं, और अनुभव चेतना में ही होता है। तंत्र कहता है, चेतना सिर्फ अनुभव करने वाली नहीं, अनुभव का क्षेत्र भी वही है। यह सुनना थोड़ा असहज है, क्योंकि इसका मतलब है बाहर जैसा हम सोचते हैं वैसा शायद है ही नहीं। जो है वह चेतना का अनुभव क्षेत्र है। लेखक इसे समझाने के लिए सपना का उदाहरण देता है। सपने में तुम दौड़ते हो, लोग मिलते हैं, खतरे होते हैं, भावनाएं असली लगती हैं, लेकिन जागने पर समझ आता है सब तुम्हारी चेतना में ही घट रहा था। सपने के किरदार अलग नहीं थे, वे चेतना के ही रूप थे। तंत्र कहता है, जागृत जीवन भी चेतना का एक विस्तृत स्वप्न जैसा है। रुको, इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया झूठी है, इसका मतलब है अनुभव का आधार चेतना है। लेकिन तुम चेतना को भूलकर सिर्फ अनुभवों में उलझ गए हो। तुम फिल्म देख रहे हो और भूल गए कि स्क्रीन भी है। स्क्रीन हट जाए तो फिल्म कहां चलेगी? तंत्र कहता है, चेतना वह स्क्रीन है जिस पर जीवन का अनुभव चलता है। लेकिन तुम कहानी में इतने खो गए हो कि स्क्रीन का ध्यान ही नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अनुभवों को अंतिम सत्य मान लेते हैं। दुख आया, मेरी जिंदगी खराब है। असफलता मिली, मैं बेकार हूं। किसी ने छोड़ा, मैं अकेला हूं। तुम अनुभव को स्थायी पहचान बना लेते हो। लेकिन तंत्र कहता है, अनुभव आते जाते हैं, चेतना स्थिर रहती है। जैसे आसमान में बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान नहीं बदलता। तुम बादलों से चिपके हो, आसमान को पहचान ही नहीं रहे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप हर भावना के साथ खुद को जोड़ लेते हो। गुस्सा आया, मैं गुस्से वाला हूं। डर आया, मैं कमजोर हूं। दुख आया, मैं दुखी इंसान हूं। भावना गुजर जाती है, पहचान रह जाती है। यही बंधन है। लेखक चेतना को प्रकाश की तरह बताता है। जैसे प्रकाश किसी भी वस्तु को दिखा सकता है, वैसे ही चेतना हर अनुभव को प्रकाशित करती है। लेकिन प्रकाश वस्तु नहीं बन जाता। वैसे ही चेतना अनुभव को प्रकाशित करती है, पर अनुभव नहीं बनती। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम अनुभव से खुद को अलग देखना सीखते हो, तभी भीतर स्थिरता आती है। लेकिन तुमने कभी रुककर अनुभव को देखा ही नहीं। तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हो। दुख आया, डूब गए। खुशी आई, चिपक गए। डर आया, भाग गए। तुमने कभी यह नहीं देखा कि अनुभव के पीछे एक साक्षी मौजूद है। तंत्र कहता है, वही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है। लेकिन यह सुनना आसान है, पहचानना कठिन, क्योंकि साक्षी कोई चीज नहीं है जिसे तुम पकड़ सको। वह अनुभवों के बीच की खामोशी है। वह विचारों के पीछे की जागरूकता है। वह वही है जो अभी इस वाक्य को पढ़ रहा है। रुको, पढ़ने की क्रिया दिख रही है, सोच चल रही है, भावना उठ रही है। इन सबको देखने वाला कौन है? वही चेतना।
लेकिन तुमने कभी उसे पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम हमेशा वस्तुओं में उलझे रहे, अनुभवों में, विचारों में, भूमिकाओं में। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई रोमांचक विचार नहीं, सिर्फ शांत अवलोकन है। और शांत अवलोकन अहन को बोर करता है। अहन को ड्रामा चाहिए, कहानी चाहिए, संघर्ष चाहिए। साक्षी भाव में कहानी ढीली पड़ने लगती है और अहन को लगता है मैं गायब हो रहा हूं। लेखक कहता है यही डर झूठा है। तुम गायब नहीं हो रहे, तुम अपनी सीमित पहचान से मुक्त हो रहे हो। जैसे लहर समझ जाए कि वह समुद्र है तो क्या वह खत्म हो जाती है? नहीं, उसकी पहचान विस्तृत हो जाती है। तंत्र कहता है जब तुम खुद को चेतना के रूप में पहचानते हो तो जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। अनुभव चलते रहते हैं, लेकिन उनसे चिपकाव कम हो जाता है। दुख आता है, लेकिन तुम्हें पूरी तरह डुबो नहीं पाता। खुशी आती है, लेकिन तुम उसमें खोकर खुद को नहीं भूलते। यह उदासीनता नहीं है, यह संतुलन है। लेकिन इस संतुलन तक पहुंचने से पहले एक डरावना चरण आता है। जब तुम्हारी पुरानी पहचान ढीली पड़ती है तो तुम्हें खालीपन महसूस होता है, जैसे सब कुछ अर्थहीन हो गया। यही अस्तित्व संकट है। तुम सोचते हो अगर मैं यह नहीं हूं तो मैं कौन हूं? और यही सवाल अहन को डरा देता है। वह तुरंत तुम्हें पुराने पैटर्न्स में खींच ले जाता है। पुराने विचार, पुरानी चिंताएं, पुरानी पहचान, क्योंकि खालीपन में टिकना कठिन है। लेकिन तंत्र कहता है वही खालीपन असली स्वतंत्रता का द्वार है। अगर तुम उस खालीपन से भागे नहीं, अगर तुमने उसे महसूस करने का साहस किया, तो धीरे धीरे एक गहरी शांति उभरने लगती है। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। लेकिन अगर तुम डर गए तो तुम फिर अनुभवों की सतह पर लौट जाओगे, जहां हर लहर तुम्हें हिलाती रहेगी और तुम कभी उस गहराई को नहीं जान पाओगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद थी। और यहीं से तंत्र की अगली शिक्षा शुरू होती है, जहां चेतना सिर्फ साक्षी नहीं, दिव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती है। यार, अब तंत्र तुम्हें उस मोड़ पर ले आता है जहां चेतना को सिर्फ साक्षी मानना भी अधूरा समझा जाता है। अब तक तुमने यह समझा कि तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभवों के देखने वाले हो। लेकिन लेखक यहां एक और परत खोलता है। साक्षी बनकर रुक जाना भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि साक्षी और अनुभव के बीच जो दूरी है वह भी एक सूक्ष्म विभाजन है, और तंत्र विभाजन को अंत तक नहीं रहने देता। कॉन्शियसनेस इज नॉट merely द विटनेस ऑफ द यूनिवर्स, इट इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ इट। मतलब चेतना सिर्फ देखने वाली नहीं, बल्कि अस्तित्व की असली बनावट भी वही है। अब आप सोच रहे होंगे यह क्या बात हुई? अगर चेतना ही सब कुछ है तो फिर देखने वाला कौन और दिखने वाला क्या? यही दिमाग घूमता है। तंत्र कहता है साक्षी भाव साधना का महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन अंतिम अवस्था में साक्षी और दृश्य का फर्क घुलने लगता है। जैसे तुम संगीत सुनते सुनते खुद संगीत में डूब जाओ और कुछ पल के लिए सुनने वाला भी गायब हो जाए। वहां सिर्फ अनुभव नहीं रहता, वहां चेतना खुद को अपनी ही अभिव्यक्ति के रूप में पहचानने लगती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा, किसी खूबसूरत दृश्य को देखते हुए, किसी गहरे प्रेम के पल में, किसी प्रार्थना में डूबते हुए, जहां कुछ क्षणों के लिए मैं का एहसास हल्का पड़ जाता है, जैसे आप और वह अनुभव अलग नहीं रहे। तंत्र कहता है वही एकता की झलक है, लेकिन समस्या यह है कि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो। जैसे ही मन कहता है वाह क्या अनुभव है, अहन वापस आ जाता है। तुम अनुभव से फिर अलग हो जाते हो। लेखक बताता है कि चेतना की प्रकृति अद्वैत है, यानी उसमें कोई दो नहीं, लेकिन मन द्वैत में काम करता है, देखने वाला और दिखने वाली चीज। इसलिए साधना में पहले साक्षी भाव आता है, ताकि तुम अनुभवों से अलग होना सीखो। लेकिन आगे चलकर साक्षी और अनुभव की दूरी भी घुलने लगती है। यह सुनना थोड़ा उलझाने वाला है, क्योंकि हम या तो अनुभव में खोने के आदी हैं या फिर उससे दूरी बनाने के। लेकिन तंत्र तीसरा रास्ता दिखाता है, जागरूक एकत्व। मतलब तुम अनुभव में हो पर खोए नहीं, तुम अलग भी नहीं, जुड़े भी हो। जैसे लहर समुद्र से अलग भी दिखती है और समुद्र से बनी भी है। अब आप सोच रहे होंगे यह अनुभव कैसे हो सकता है? यही तंत्र का सबसे गहरा पहलू आता है, दिव्यता का अनुभव। तंत्र कहता है दिव्यता कोई दूर बैठा देवता नहीं, बल्कि चेतना की वही अनंतता है जो हर अनुभव के भीतर मौजूद है। लेकिन तुम दिव्यता को सीमित रूपों में खोजते हो, मंदिर में, मूर्ति में, किसी खास जगह में। तंत्र कहता है यह सब प्रतीक हैं, पर दिव्यता अनुभव की गहराई में है। जब चेतना खुद को सीमित पहचान से मुक्त करती है, तब वह अपने ही विस्तार को पहचानती है, वही दिव्यता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार किसी पल में अजीब सी शांति महसूस की होगी, बिना वजह, बिना किसी उपलब्धि के, बस एक गहरा सुकून। और फिर मन ने तुरंत पूछा यह क्यों हो रहा है, और वह पल टूट गया। तंत्र कहता है मन अनुभव को पकड़ना चाहता है, चेतना बस बहती है। लेखक समझाता है कि दिव्यता को पाने की कोशिश करना ही उसे दूर कर देता है।
क्योंकि पाने की कोशिश में चाह है और चाह में कमी की भावना है। तुम सोचते हो मुझे ईश्वर का अनुभव चाहिए, लेकिन इस सोच में ही मान लिया गया कि अभी कुछ कमी है। तंत्र कहता है चेतना पहले से पूर्ण है, दिव्यता कोई उपलब्धि नहीं, पहचान है। यह लाइन बहुत गहरी है। तुम खोज रहे हो उसे जिससे तुम बने हो, जैसे मछली पानी ढूंढ रही हो। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अनुभव के पीछे भागते हैं, लेकिन अनुभव की जड़ में नहीं उतरते। लेखक बताता है कि साधना में कई बार तीव्र अनुभव होते हैं, प्रकाश दिखना, ऊर्जा का प्रवाह, गहरी शांति, आनंद की लहरें। लेकिन तंत्र चेतावनी देता है ये सब रास्ते के संकेत हैं, मंजिल नहीं। अगर तुम इन अनुभवों से चिपक गए तो वे भी बंधन बन जाएंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी अच्छे अनुभव को दोहराने की कोशिश की होगी, लेकिन जितना कोशिश करते हो उतना वह दूर होता जाता है, क्योंकि अनुभव स्वाभाविक होता है, मजबूरी से नहीं आता। तंत्र कहता है जागरूकता बनाए रखो, अनुभव अपने समय पर गहराते हैं। लेखक यहां एक और सूक्ष्म जाल की बात करता है, आध्यात्मिक अहन का। तुम सोचते हो मैं साधक हूं, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, मैंने गहरे अनुभव किए हैं, और बिना समझे एक नई पहचान बना लेते हो। यह पहचान पहले से भी मजबूत हो सकती है। अब अहन आध्यात्मिक भाषा बोलने लगता है, लेकिन बंधन वही रहता है। तंत्र कहता है जहां मैं विशेष हूं का भाव है, वहां अद्वैत नहीं हो सकता। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें खास महसूस करना अच्छा लगता है, लेकिन अद्वैत में विशेष होने का सवाल ही नहीं। वहां सब चेतना की अभिव्यक्ति है। लेखक कहता है जब चेतना खुद को हर रूप में पहचानने लगती है तो करुणा स्वाभाविक हो जाती है। दूसरे का दुख अलग नहीं लगता, दूसरे की खुशी से ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि भीतर एकता का अनुभव होता है। यह नैतिकता नहीं है, यह अनुभव की परिपक्वता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी कभी बिना वजह किसी के लिए दया महसूस की है, कभी किसी अजनबी की मदद करके अजीब सी शांति मिली है। वह इसलिए क्योंकि उस पल में थोड़ा ढीला पड़ा था। तंत्र कहता है जब सीमित में पीछे हटता है तब चेतना का स्वाभाविक प्रेम प्रकट होता है, लेकिन अगर अहन बीच में है तो प्रेम भी सौदा बन जाता है। मैं इतना करता हूं, बदले में क्या मिलेगा? यह लेन देन प्रेम नहीं, असुरक्षा है। लेखक बताता है कि दिव्यता का अनुभव कोई चमत्कार नहीं, बल्कि पहचान का विस्तार है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के सीमित केंद्र से बाहर आते हो, चेतना की व्यापकता महसूस होने लगती है। लेकिन यह रास्ता रैखिक नहीं है। कभी गहरी शांति, कभी उलझन, कभी आनंद, कभी खालीपन। साधना सीधी रेखा नहीं, लहरों की तरह चलती है। यहीं लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है मैं पीछे जा रहा हूं। तंत्र कहता है यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। पुरानी परतें ढीली पड़ती हैं, नई समझ जमती है। लेकिन अगर तुम अधीर हो गए तो तुम फिर पुराने पैटर्न्स में लौट जाओगे। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा हमेशा सुखद रहे, लेकिन असल में यह भीतर की गहराइयों से गुजरने की प्रक्रिया है, जहां तुम्हें अपने भ्रमों, डर और झूठी पहचानों से सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्हीं दरारों से प्रकाश आता है। तंत्र कहता है चेतना की परिपक्वता का मतलब है जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा वह है, और उसमें दिव्यता की धड़कन पहचानना। लेकिन अगर तुम अभी भी दिव्यता को किसी अलग दुनिया की चीज मान रहे हो तो तुम उसे अनुभवों के बीच कभी नहीं पहचान पाओगे। और यहीं से तंत्र की अगली शिक्षा शुरू होती है, जहां जीवन और साधना के बीच की आखिरी दीवार भी गिरने लगती है। यार, अब तंत्र तुम्हें उस अंतिम दीवार तक ले आता है जिसे इंसान सबसे मजबूती से पकड़े रहता है। यह भ्रम कि आध्यात्मिक जीवन और सामान्य जीवन अलग अलग चीजें हैं। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पूजा अलग है, काम अलग है, ध्यान अलग है, रिश्ते अलग हैं, ईश्वर अलग है, दुनिया अलग है। तंत्र इस पूरी सोच को जड़ से हिला देता है। वह कहता है विभाजन ही अज्ञान है। एवरी मोमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सेक्रेड, मतलब हर क्षण दिव्यता की अभिव्यक्ति है। अब आप सोच रहे होंगे हर क्षण? सच में हाँ, हर क्षण। लेकिन समस्या क्षण में नहीं है, समस्या तुम्हारी चेतना की अनुपस्थिति में है। तुम सोचते हो आध्यात्मिकता का मतलब है कुछ खास समय, कुछ खास जगह, कुछ खास क्रियाएं। लेकिन तंत्र कहता है जब चेतना जागती है तब साधना हर क्रिया में उतर आती है। खाना बनाना भी साधना हो सकता है, किसी की बात सुनना भी साधना हो सकता है, चलना, नहाना, काम करना, सब। लेकिन तुम्हारी चेतना वहां होती ही नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप खाना खाते समय मोबाइल देखते हो, किसी से बात करते समय मन कहीं और होता है, काम करते समय बस जल्दी खत्म करने की सोचते हो। तुम्हारी कोई भी क्रिया पूरी उपस्थिति में नहीं होती। तंत्र कहता है जहां उपस्थिति नहीं वहां पवित्रता का अनुभव नहीं। लेखक यहां सचेत भागीदारी की बात करता है। जीवन को ऐसे जीना कि हर अनुभव में तुम जागरूक रहो, क्योंकि जागरूकता ही साधारण को असाधारण बनाती है। एक मां बच्चे को खाना खिला रही है,
अगर वह प्रेम और उपस्थिति से कर रही है तो वह साधना है। वही काम अगर मजबूरी और चिड़चिड़ेपन से हो रहा है तो वह बोझ है। क्रिया वही, चेतना अलग, अनुभव अलग। तंत्र कहता है कर्म नहीं बांधते, अचेतनता बांधती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम अक्सर अपनी परेशानियों का दोष कामों पर डालते हैं। नौकरी की वजह से तनाव है, रिश्तों की वजह से दुख है, जिम्मेदारियों की वजह से थकान है। तंत्र कहता है काम समस्या नहीं, काम के दौरान तुम्हारी चेतना की स्थिति समस्या है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे जीवन बदलना चाहते हैं, चेतना नहीं। वे जगह बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलते हैं, लेकिन भीतर वही पैटर्न्स चलते रहते हैं। इसलिए नई जगह भी पुराना तनाव दे देती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी सोचा होगा बस यह नौकरी छोड़ दूं, सब ठीक हो जाएगा, बस यह रिश्ता खत्म हो जाए, शांति मिल जाएगी। लेकिन क्या हर बदलाव के बाद स्थायी शांति मिली, या कुछ समय बाद वही बेचैनी वापस आ गई? तंत्र कहता है जब तक चेतना की गुणवत्ता नहीं बदलेगी, अनुभव का स्वाद नहीं बदलेगा। लेखक जीवन और साधना के बीच की दीवार गिराने की बात करता है। वह कहता है जब तक तुम आध्यात्मिकता को विशेष गतिविधि मानते रहोगे, तब तक तुम चेतना की निरंतरता को नहीं पहचान पाओगे। चेतना रुक रुक कर जागती नहीं, या तो वह सोई है या जागी है। तुम सुबह ध्यान करते हो, फिर दिन भर बेहोशी में जीते हो। यह विभाजन तंत्र के अनुसार अधूरा मार्ग है। यह बात चुभेगी। तुमने आध्यात्मिकता को भी रूटीन बना दिया है। मिनट मंत्र, 15 मिनट ध्यान, फिर वही गुस्सा, वही चिंता, वही अचेतन व्यवहार। तंत्र कहता है साधना समय की सीमा में नहीं बंधती, वह चेतना की निरंतरता में होती है। मतलब तुम बाजार में भी जागरूक रह सकते हो, ऑफिस में भी साक्षी भाव रख सकते हो, रिश्तों में भी करुणा जगा सकते हो, लेकिन इसके लिए भागना नहीं, उपस्थित होना पड़ेगा। और उपस्थित होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि उपस्थित होने का मतलब है हर क्षण खुद से मिलना। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार व्यस्तता का सहारा लिया है ताकि आपको खुद से मिलना न पड़े। काम का बहाना, मोबाइल का बहाना, मनोरंजन का बहाना, क्योंकि जैसे ही शांति मिलती है भीतर की बेचैनी सुनाई देने लगती है। तंत्र कहता है वही बेचैनी तुम्हारा शिक्षक है। लेखक यहां संसार से भागने की मानसिकता पर चोट करता है। वह कहता है अगर तुम जीवन से भागकर मुक्ति ढूंढोगे तो तुम अधूरा सत्य पकड़ोगे, क्योंकि चेतना खुद को जीवन के माध्यम से ही प्रकट करती है। मतलब रिश्ते, काम, जिम्मेदारियां यह बाधाएं नहीं, साधना के अवसर हैं। लेकिन तुम्हें ये बोझ लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम परिणामों में उलझे हो, प्रक्रिया में उपस्थित नहीं। तुम हर काम का फल चाहते हो, मान्यता चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, सफलता चाहते हो, और जब फल उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता तो निराशा घेर लेती है। तंत्र कहता है फल से जुड़ाव बंधन है, कर्म में उपस्थिति स्वतंत्रता है। एक्ट फुली, रिलीज कंप्लीटली। मतलब पूरी उपस्थिति से कर्म करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे संभव है, क्योंकि मन तो हमेशा परिणाम सोचता है। हाँ, मन सोचेगा, लेकिन जागरूकता उस सोच को पकड़कर पहचान सकती है। तंत्र मन को दुश्मन नहीं मानता, वह मन को साधन मानता है। समस्या तब है जब मन मालिक बन जाता है। लेखक कहता है जब चेतना मन के साथ संतुलित संबंध बनाती है तब क्रिया सहज हो जाती है। व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, लेकिन भीतर तनाव नहीं होता। यह उदासीनता नहीं है, यह समर्पण है। लेकिन समर्पण शब्द सुनते ही तुम्हें हार याद आती है। तुम सोचते हो अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। तंत्र कहता है समर्पण कमजोरी नहीं, अहन की पकड़ ढीली करना है। जब पकड़ ढीली होती है तब जीवन की धारा के साथ बहना संभव होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि नियंत्रण छोड़ना मन को डराता है। उसे लगता है सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन तंत्र कहता है तुम कभी नियंत्रण में थे ही नहीं, तुम बस नियंत्रण का भ्रम पालकर जी रहे थे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी हर चीज प्लान करने की कोशिश की है, भविष्य तय करने की कोशिश की है, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश की है, और जब चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई तो भीतर घबराहट बढ़ गई। तंत्र कहता है जीवन को पकड़ना नहीं, अनुभव करना सीखो। लेखक बताता है कि जब जीवन और साधना एक हो जाते हैं तब व्यक्ति हर अनुभव में सीख देखता है। दुख भी शिक्षक बन जाता है, असफलता भी दिशा देने लगती है। लेकिन अगर तुम हर अनुभव से लड़ते रहोगे तो तुम सीखने का अवसर खो दोगे। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आप चाहते हैं कि जीवन आपके अनुसार चले, लेकिन जीवन की अपनी धारा है। तंत्र कहता है जागरूक व्यक्ति धारा के खिलाफ नहीं तैरता, धारा के साथ तालमेल बनाता है। यही तालमेल योग है, यही साधना है। और जब यह तालमेल गहराता है तब जीवन और आध्यात्मिकता के बीच की आखिरी दीवार भी गिरने लगती है, और यहीं से तंत्र तुम्हें एक और गहरी अनुभूति की ओर ले जाता है।
जहां साधक, साधना और साध्य का फर्क मिटने लगता है। यार, अब तंत्र तुम्हें उस बिंदु पर ले आता है जहां साधना कोई क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारी अस्तित्व की शैली बन जाती है। अब तक तुम साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, जागरूक रहने की कोशिश कर रहे थे, अपने विचारों को देख रहे थे। लेकिन तंत्र कहता है, एक समय ऐसा आता है जब साधना करना बंद हो जाती है और साधना होने लगती है। फर्क समझ रहे हो? जब तक तुम साधना कर रहे हो, तब तक करने वाला मौजूद है, और जहां करने वाला है, वहां सूक्ष्म अहन अभी भी बचा हुआ है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मैच्योर्स व्हेन द प्रैक्टिशनर डिसॉल्व्स इनटू द प्रैक्टिस इटसेल्फ। मतलब साधना परिपक्व तब होती है जब साधक खुद साधना में घुलने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या साधक का मिट जाना जरूरी है? तंत्र कहता है, मिटना नहीं, पारदर्शी होना जरूरी है। जैसे कांच साफ हो जाए तो उसके पार की दुनिया साफ दिखने लगती है, वैसे ही जब साधक की सीमित पहचान ढीली पड़ती है तो चेतना की व्यापकता स्पष्ट होने लगती है। लेकिन यह सुनना जितना सुंदर है, अनुभव करना उतना ही अस्थिर कर देने वाला है, क्योंकि साधक की पहचान बहुत गहरी होती है। मैं साधना कर रहा हूं, मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूं, मैं प्रगति कर रहा हूं। ये सब वाक्य सूक्ष्म अहन के रूप हैं। तंत्र कहता है, जब तक मैं साधक हूं का भाव है, तब तक यात्रा पूरी नहीं हुई। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी मैं बदल रहा हूं का गर्व महसूस किया है। आपने भी अपने ज्ञान पर संतोष महसूस किया है। आपने भी भीतर ही भीतर सोचा है कि मैं दूसरों से थोड़ा ज्यादा समझता हूं। यही सूक्ष्म अहन है। यह पहले से ज्यादा रिफाइंड होता है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। लेखक कहता है, आध्यात्मिक अहन सबसे अंतिम और सबसे मुश्किल जाल है, क्योंकि यहां व्यक्ति खुद को मुक्त समझने लगता है, जबकि भीतर अभी भी पहचान चिपकी रहती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा तो फिर मैं करूं क्या? यही तो तंत्र का रहस्य है। यहां करना कम और होना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेखक बताता है कि जब साधना गहराती है तो जागरूकता प्रयास से स्वाभाविकता में बदलने लगती है। पहले तुम्हें खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है, जागरूक रहो, सांस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास चेतना की आदत बन जाता है। जैसे साइकिल चलाना सीखते समय मेहनत लगती है, लेकिन सीख जाने के बाद शरीर खुद संतुलन बना लेता है। तंत्र कहता है, जागरूकता भी ऐसी ही परिपक्व होती है, लेकिन इस परिपक्वता तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य आधुनिक मन के पास सबसे कम है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। उन्हें तेज परिणाम चाहिए, तुरंत अनुभव चाहिए, स्पष्ट प्रमाण चाहिए, लेकिन चेतना की परिपक्वता दिखती नहीं, महसूस होती है। लेखक यहां सहजता की बात करता है। जब साधना गहरी होती है तो जीवन में कृत्रिमता कम होने लगती है। व्यक्ति दिखावे से मुक्त होने लगता है, व्यवहार सरल होने लगता है, निर्णयों में स्पष्टता आने लगती है। वह खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहता, क्योंकि भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने देखा होगा, जब आप भीतर से शांत होते हो तो छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं करती, लेकिन जब भीतर तनाव होता है तो मामूली चीज भी बड़ी समस्या लगती है। बाहरी दुनिया वही रहती है, भीतर की स्थिति बदलती है। तंत्र कहता है, साधना का असली प्रमाण अनुभवों की गुणवत्ता में बदलाव है। गुस्सा आता है लेकिन पकड़ कम हो जाती है, डर उठता है लेकिन भीतर स्थिरता बनी रहती है, दुख आता है लेकिन वह पहचान नहीं बनता। यह सप्रेशन नहीं है, यह परिपक्वता है। लेखक कहता है, जब चेतना परिपक्व होती है तो जीवन में स्वाभाविक करुणा उभरती है। यह किसी नैतिक नियम से नहीं आती, बल्कि एकता के अनुभव से आती है। दूसरे का दर्द अलग नहीं लगता, दूसरे की खुशी से ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि भीतर अनुभव होता है सब एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन अगर यह सिर्फ विचार है और अनुभव नहीं, तो यह व्यवहार में नहीं उतरता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जानते हो कि सबको सम्मान देना चाहिए, लेकिन गुस्से में भूल जाते हो। आप जानते हो कि तुलना गलत है, लेकिन सोशल मीडिया खोलते ही तुलना शुरू हो जाती है। ज्ञान है, अनुभव नहीं। तंत्र ज्ञान को अनुभव में बदलने की प्रक्रिया है। लेखक बताता है कि साधना की परिपक्वता का एक संकेत है जीवन में सहज आनंद का उभरना, बिना किसी खास वजह के भीतर हल्कापन महसूस होना। यह खुशी किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ी होती, लेकिन यहां भी एक जाल है। मन तुरंत पूछता है, यह आनंद कैसे बनाए रखें, और उसी पल पकड़ शुरू हो जाती है। तंत्र कहता है, आनंद पकड़ने से नहीं, खुलने से आता है। जितना पकड़ोगे उतना खोओगे। यह जीवन का सूक्ष्म नियम है। लेखक चेतावनी देता है, साधना के रास्ते में कई बार व्यक्ति अनुभवों का संग्रह करने लगता है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैंने यह महसूस किया। यह संग्रह भी अहन को मजबूत कर सकता है। तंत्र कहता है, अनुभवों को आने दो, जाने दो, उन्हें पहचान मत बनाओ। जैसे आकाश बादलों को पकड़कर नहीं रखता,
लेकिन तुम हर चीज को पकड़ने की आदत से जीते हो। यादें पकड़ते हो, लोग पकड़ते हो, पहचान पकड़ते हो, दुख तक पकड़ कर रखते हो, क्योंकि पकड़ से तुम्हें स्थिरता का भ्रम मिलता है। लेकिन तंत्र कहता है पकड़ ही बंधन है। यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे आध्यात्मिक अनुभवों को भी उपलब्धि बना लेते हैं। मैंने इतना ध्यान किया, मुझे ऐसी ऊर्जा महसूस हुई। यह सब ठीक है, लेकिन अगर पहचान बन गया तो बंधन बन गया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपनी उपलब्धियों को पहचान बना लिया है, और जब वे हिलती हैं तो आत्मसम्मान भी हिल जाता है। तंत्र कहता है जब पहचान ढीली पड़ती है तभी असली स्वतंत्रता आती है। लेखक बताता है कि साधना का अंतिम चरण प्रवाह है। व्यक्ति जीवन के साथ संघर्ष करना छोड़ देता है। वह परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कम करता है। प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, भीतर स्थिरता बढ़ जाती है। यह हार नहीं है, यह समर्पण भी नहीं, यह तालमेल है। जैसे कोई नर्तक संगीत के साथ एक हो जाए। लेकिन अगर तुम अभी भी जीवन को युद्ध मान रहे हो तो तुम हर परिस्थिति से लड़ते रहोगे और थक जाओगे। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आप अभी भी जीवन को साबित करने की जगह समझते हो। आपको लगता है कि आपको खुद को साबित करना है, लोगों को, परिवार को, दुनिया को। तंत्र कहता है जब तक यह साबित करने की भूख है तब तक भीतर असुरक्षा है, और असुरक्षा में शांति संभव नहीं। जब चेतना परिपक्व होती है तो व्यक्ति खुद को साबित नहीं करता, वह खुद को जीता है। और जो खुद को जीता है उसे दुनिया की मान्यता की जरूरत नहीं रहती। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने से पहले एक गहरी परीक्षा आती है, जहां तुम्हें अपनी सबसे प्रिय पहचान छोड़नी पड़ती है। और यहीं से साधना का अगला और सबसे सूक्ष्म चरण शुरू होता है। यार, अब तंत्र तुम्हें उस अंतिम मोड़ के पास ले आया है, जहां साधना की पूरी यात्रा एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग अदृश्य बंधन से टकराती है। पहचान की अंतिम परत। तुमने बहुत कुछ छोड़ दिया। आदतें बदली, प्रतिक्रियाएं धीमी हुईं, भीतर शांति के क्षण आने लगे। लेकिन अभी भी एक बहुत महीन धागा बचा रहता है। मैं वह हूं जिसने यह सब पाया है, और यही सबसे आखिरी गांठ है। सच बताऊं, आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा भ्रम है मैं अब काफी आगे आ चुका हूं। लेखक इस पर सीधी चोट करता है। लिबरेशन इज नॉट एन अचीवमेंट फॉर द ईगो, इट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द वन हु सीक्स अचीवमेंट। मतलब मुक्ति अहन की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस खोजी पहचान का घुल जाना है जो उपलब्धि चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर खोजने वाला ही मिट गया तो बचेगा क्या? यही डर साधक को आखिरी कदम से रोक देता है, क्योंकि यहां छोड़ना सिर्फ आदतों का नहीं, बल्कि स्वयं की धारणा का होता है। अब तक तुमने सोचा मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। लेकिन तंत्र यहां भी नहीं रुकता। वह पूछता है जो मैं साक्षी हूं कह रहा है, वह भी कौन है? रुको, यहां दिमाग जवाब देना बंद कर देता है, क्योंकि साक्षी भी एक सूक्ष्म पहचान बन सकती है। तुम अनुभवों से अलग हो गए, ठीक है, लेकिन अब तुम अलग रहने वाले बन गए। यह अलगाव भी एक पहचान है। तंत्र कहता है अंतिम सत्य में साक्षी और दृश्य का फर्क भी घुल जाता है। न देखने वाला बचता है, न देखी जाने वाली चीज, सिर्फ चेतना की अखंडता बचती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, और यह सोचकर भीतर एक संतोष आया होगा। वही संतोष सूक्ष्म अहन है, वही अंतिम जाल है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए तुमने मेहनत की है, और अब कहा जा रहा है कि तुम भी छोड़ दो। मन तुरंत डरता है, अगर मैं ही नहीं रहा तो मेरा क्या होगा? क्या मैं खाली हो जाऊंगा? क्या मेरा अस्तित्व मिट जाएगा? तंत्र कहता है यह डर झूठा है। तुम मिटते नहीं, तुम सीमितता से मुक्त होते हो। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनती है, क्या वह खत्म हो जाती है? नहीं, उसका स्वरूप व्यापक हो जाता है। लेकिन बर्फ के लिए पिघलना मृत्यु जैसा लगता है, अहन के लिए भी घुलना वैसा ही लगता है। यहीं ज्यादातर साधक रुक जाते हैं। वे शांति चाहते हैं, लेकिन पूर्ण विलय नहीं। वे अनुभव चाहते हैं, लेकिन पहचान छोड़ने का साहस नहीं। लेखक कहता है अंतिम मुक्ति में कोई मुक्त होने वाला नहीं बचता, सिर्फ सहज उपस्थिति बचती है। कोई दावा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई विशेष होने का भाव नहीं। यह सुनकर मन कहता है फिर तो जीवन नीरस हो जाएगा। लेकिन तंत्र कहता है उल्टा। जब पहचान का बोझ गिरता है तब जीवन पहली बार हल्का महसूस होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने अपनी पहचान का कितना वजन उठाया हुआ है। लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कितना सफल हूं, मुझे कैसे याद रखा जाएगा? यह लगातार मानसिक बोझ है। अगर यह बोझ हट जाए तो कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन समस्या यह है, तुम्हें यह बोझ ही में लगता है। तंत्र कहता है पहचानें उपयोगी हैं, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। वे कपड़ों की तरह हैं, जरूरत के अनुसार पहनो, लेकिन उन्हें अपना शरीर मत समझो। लेखक बताता है कि अंतिम अवस्था में व्यक्ति जीवन को जीता नहीं, बल्कि जीवन उसके माध्यम से बहता है। क्रियाएं होती हैं, लेकिन कर्ता का भाव हल्का हो जाता है।
जैसे हवा चलती है वह नहीं कहती मैं चल रही हूं, जैसे सूरज चमकता है वह दावा नहीं करता मैं प्रकाश दे रहा हूं, वैसे ही जागरूक चेतना सहजता से प्रकट होती है। लेकिन तुम हर काम के बाद मानसिक हिसाब रखते हो। मैंने इतना किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे इसका फल मिलना चाहिए। यह कर्तापन का बोझ है। तंत्र कहता है जब कर्ता ढीला पड़ता है तब कर्म शुद्ध हो जाता है। लेकिन यह सुनना आसान, जीना कठिन है, क्योंकि कर्तापन तुम्हें नियंत्रण का भ्रम देता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आपको अच्छा लगता है जब आपके काम की तारीफ होती है, आपको बुरा लगता है जब मेहनत का फल नहीं मिलता। मतलब भीतर कहीं ना कहीं मैंने किया कि पकड़ है। तंत्र कहता है यही पकड़ दुख का बीज है। जितनी पकड़ उतना भय, जितनी पकड़ उतना तनाव। लेखक बताता है कि अंतिम मुक्ति में व्यक्ति जीवन को खेल की तरह देखता है। गंभीरता खत्म नहीं होती लेकिन बोझ खत्म हो जाता है। वह काम करता है लेकिन काम उसकी पहचान नहीं बनता। वह प्रेम करता है लेकिन स्वामित्व नहीं रखता। वह जीता है लेकिन पकड़ता नहीं। यह निष्क्रियता नहीं है, यह शुद्ध सहभागिता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने हर चीज को बहुत गंभीर बना लिया है। छोटी असफलता भी आत्मसम्मान पर चोट बन जाती है। छोटी आलोचना भी गहरी तकलीफ दे जाती है, क्योंकि हर चीज पहचान से जुड़ी है। तंत्र कहता है पहचान ढीली पड़ते ही जीवन हल्का होने लगता है। लेखक एक और सूक्ष्म सच्चाई बताता है, अंतिम अवस्था कोई विशेष अनुभव नहीं होती। ये कोई रहस्यमयी रोशनी, कोई चमत्कारिक दृश्य, कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि यह सामान्य जीवन की गहराई में जागी हुई सरल उपस्थिति है। चलना, खाना, बोलना सब होता है, लेकिन भीतर कोई चिपकाव नहीं रहता। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं लेकिन आकाश पर कोई निशान नहीं छोड़ते, वैसे ही अनुभव आते जाते हैं लेकिन भीतर स्थिरता बनी रहती है। यह खालीपन नहीं है, यह खुलापन है। लेकिन इस खुलापन तक पहुंचने से पहले अंतिम डर आता है, पूरी तरह नियंत्रण छोड़ने का डर। यही लोग पीछे मुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैंने सब छोड़ दिया तो मैं खो जाऊंगा। तंत्र कहता है तुम खोओगे नहीं, तुम पहली बार खुद को बिना बोझ के जानोगे। लेकिन यह छलांग बिना साहस के नहीं लगती, और अगर तुमने यह साहस नहीं जुटाया तो तुम साधना के किनारे तक आकर भी उसी पहचान में लौट जाओगे जिससे मुक्त होने की यात्रा शुरू की थी। और यही तंत्र तुम्हें अंतिम शिक्षा के सामने खड़ा करता है, जहां कोई रास्ता नहीं बचता, कोई पहचान नहीं बचती, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व की निष्प्रह धड़कन बचती है। यार, अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां शब्द लगभग बेकार होने लगते हैं। तंत्र की पूरी यात्रा तुम्हें यहां लाकर खड़ा करती है, जहां न कोई खोज बचती है, न खोजने वाला, न पाने की बेचैनी। जो बचता है वह है शुद्ध, शांत, स्वाभाविक अस्तित्व। और सच बताऊं, यह अंत नहीं है, यह पहली बार सच में जीने की शुरुआत है। अब तक तुम जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे, अब तंत्र कहता है समझ से आगे बढ़ो, सीधा अनुभव में उतर जाओ, क्योंकि अंतिम सत्य को दिमाग पकड़ नहीं सकता। दिमाग हमेशा विभाजन करता है, यह मैं, यह दुनिया, यह अच्छा, यह बुरा, यह आध्यात्मिक, यह सांसारिक। लेकिन जहां तंत्र तुम्हें ले आता है वहां कोई विभाजन नहीं बचता। रियलिटी इज अ सीमलेस होल अपीयरिंग एज मेनी। मतलब वास्तविकता एक अखंडता है जो अनेक रूपों में दिखती है। अब इसे महसूस करने की कोशिश करो। लहरें अलग दिखती हैं लेकिन समुद्र एक है। शरीर अलग दिखते हैं लेकिन चेतना एक है। अनुभव अलग दिखते हैं लेकिन अस्तित्व एक है। यह समझना दर्शन है, इसे जीना मुक्ति है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने पूरी जिंदगी खुद को अलग माना, दूसरों से अलग, दुनिया से अलग, यहां तक कि ईश्वर से भी अलग। और इस अलगाव ने डर पैदा किया, असुरक्षा पैदा की, तुलना पैदा की, संघर्ष पैदा किया। तंत्र कहता है अलगाव एक मानसिक धारणा है, वास्तविकता नहीं। जब चेतना खुद को सीमित पहचान से देखती है तो अलगाव दिखता है। जब चेतना खुद को अपने मूल स्वरूप से पहचानती है तो एकत्व अनुभव होता है। लेकिन यह अनुभव किसी चमत्कार की तरह नहीं आता। यह धीरे धीरे पहचान की परतें गिरने से प्रकट होता है। जैसे बादल हटें तो सूरज दिखने लगता है। सूरज नया पैदा नहीं होता, बस प्रकट होता है। तुम्हारी चेतना भी वैसी ही है। लेखक कहता है अंतिम सत्य हमेशा से मौजूद है, साधना उसे बनाती नहीं, बस परतें हटाती है। अब आप सोच रहे होंगे अगर सब पहले से है तो फिर यह पूरी यात्रा क्यों? क्योंकि अनुभव का खेल यही है। चेतना खुद को भूलती है, फिर खुद को खोजती है, फिर खुद को पहचानती है। यह लीला है अस्तित्व का खेल। लेकिन जब तुम इसे समझे बिना जीते हो तो यह खेल संघर्ष बन जाता है। तुम हर अनुभव को गंभीर बना लेते हो, हर गलती को अपराध बना लेते हो, हर असफलता को पहचान बना लेते हो। तंत्र कहता है जीवन को खेल की तरह जियो, बोझ की तरह नहीं। खेल में प्रयास होता है लेकिन तनाव नहीं। खेल में भागीदारी होती है लेकिन पकड़ नहीं। खेल में हार जीत होती है लेकिन पहचान नहीं टूटती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने जीवन को परीक्षा बना लिया है।
हर समय साबित करने की कोशिश, हर समय तुलना, हर समय भविष्य की चिंता, और इस दौड़ में वर्तमान छूट गया। तंत्र कहता है वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन तुम ज्यादातर समय स्मृति और कल्पना में जीते हो। तुम्हें लगता है तुम जी रहे हो, लेकिन तुम मानसिक कहानियों में फंसे हो। लेखक बताता है कि अंतिम जागरूकता में व्यक्ति वर्तमान से भागता नहीं, वह हर क्षण को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, चाहे सुख हो, दुख हो, शांति हो, उथल पुथल हो। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है, स्वीकार का मतलब है अनुभव को बिना विरोध के देखना। और जब विरोध खत्म होता है तो दुख का तीखापन कम होने लगता है। दर्द हो सकता है, लेकिन पीड़ा कम हो जाती है, क्योंकि पीड़ा विरोध से पैदा होती है। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन मानसिक पीड़ा विकल्प है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में दुख से मुक्त हुआ जा सकता है? तंत्र कहता है दुख से भागकर नहीं, दुख को समझकर। जब चेतना अनुभवों को पकड़ना छोड़ देती है तो भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन पहचान नहीं बनती। गुस्सा आता है, गुजर जाता है, दुख आता है, बह जाता है, खुशी आती है, ठहरती है, फिर बदल जाती है, लेकिन भीतर स्थिरता बनी रहती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने हर भावना को स्थायी बना लिया। दुख आया तो सोचा मेरी जिंदगी दुखी है, डर आया तो सोचा मैं कमजोर हूं। तंत्र कहता है भावना मौसम की तरह है, पहचान आकाश की तरह। मौसम बदलते हैं, आकाश बना रहता है। लेखक कहता है अंतिम मुक्ति कोई रहस्यमयी उपलब्धि नहीं, बल्कि साधारण जीवन में असाधारण जागरूकता है। तुम चलते हो पूरी उपस्थिति में, तुम सुनते हो बिना निर्णय के, तुम प्रेम करते हो बिना स्वामित्व के, तुम काम करते हो बिना पहचान जोड़े। जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं रहता। यह निर्वाण कोई दूसरी दुनिया नहीं है, यही दुनिया है, लेकिन देखने वाला बदल गया है। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं मुक्ति का मतलब है दुनिया छोड़ देना, इच्छाएं खत्म कर देना, भावनाएं मिटा देना। तंत्र कहता है नहीं, मुक्ति का मतलब है अनुभवों के बीच जागरूक रहना। जीवन चलता है, लेकिन तुम उसमें खोते नहीं। तुम भाग लेते हो, लेकिन पकड़ते नहीं। तुम प्रेम करते हो, लेकिन निर्भर नहीं होते। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आप अभी भी सोच रहे हो यह सब बहुत ऊंची बातें हैं, मेरी जिंदगी में कैसे लागू होंगी। तंत्र कहता है जागरूकता छोटी चीजों से शुरू होती है। सांस को देखना, प्रतिक्रिया से पहले रुकना, भावना को पहचानना, वर्तमान में लौटना। छोटे कदम, गहरी दिशा। धीरे धीरे चेतना स्थिर होने लगती है, और एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। कोई बड़ी घटना नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता, बस एक शांत समझ जन्म लेती है कि जीवन ठीक है जैसा है, तुम ठीक हो जैसे हो, अस्तित्व पूर्ण है जैसा है, और उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है। लेकिन यह अंत नहीं, यहीं से जीवन पहली बार बिना डर, बिना पकड़, बिना पहचान के बोझ के जिया जाता है। और शायद यही तंत्र की सबसे गहरी फुसफुसाहट है। तुम कभी बंधे नहीं थे, तुम सिर्फ भूल गए थे कि तुम स्वतंत्र हो।